मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हम कोई भी विद्या सीखना चाहते हैं, कोई भी ऑकल्ट के साइंस की तरफ हम लोग जाते हैं, किसी गूढ़ रहस्य को हम लोग जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि आपके अंदर जो विराजमान परमात्मा है उससे कनेक्टिविटी आपकी प्रॉपर, क्योंकि बिना ईश्वरीय कृपा के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हर बार की तरह हमारा क्लास हम जब प्रारंभ करते हैं तो गुरु वंदना के साथ में क्लास प्रारंभ करते हैं। जो भी ईष्ट, जिनको भी आप मानते हैं, जिनको आप पूजते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, जो आपके गुरु हैं, उनका स्मरण आपको करना है, उनका ध्यान आपको करना है। और एक गुरु वंदना के साथ में आज का हम इस क्लास को प्रारंभ करेंगे। सभी एकदम अटेंड होंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य गुरु वरिष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। नमोस्तु नमोस्तु। जब भी हम किसी चाहते हैं, पीछे से म्यूट करके रखिए, सभी म्यूट कर लीजिए ना। कुछ चीजें हैं, अगर आपके यहाँ से पीछे से आवाजें आती रहेंगी तो निश्चित रूप से क्लास में बीच में डिस्टरबेंस होगा। तो कुछ चीजें हैं, रूल्स अभी अपन बात करेंगे कि कैसे अपने को क्लास में क्लास अपना चलेगा। तो जैसा मैंने कहा था कि जब भी हम किसी ऑकल्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो हमारे अंदर जो परमात्मा है उससे कनेक्ट होने के लिए हमें उसका ध्यान, उसका स्मरण करना बहुत आवश्यक है। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करेंगे और श्वास को अंदर खींचते हुए कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, और उस होल्ड के पीरियड के दौरान अपने उस ईष्ट को, परमात्मा को, गुरु को याद करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि इस गुण रहस्य को, इस वास्तु शास्त्र के गुण रहस्य को, ऑकल्ट की इस गुण रहस्य को सीखने में वो हमारी मदद करें। क्योंकि बिना ईश्वरी कृपा के आप कोई भी विद्या हो उसको प्रॉपर तरीके से सीख नहीं सकते। तो सभी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, अपने आप को एकदम म्यूट रखेंगे और 3 बार इस प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। ओम। सभी से एक निवेदन मेरा है कि अगर वो कैमरे ऑन कर सकते हैं तो सभी कृपया अपने कैमरे ऑन करें। कैमरे ऑन करने के पीछे, जब इसका एक रीजन तो है कि क्लास में 1 to 1 आपसे कनेक्टिविटी बनी रहे, लेकिन दूसरा भी एक कारण होता है। जब आप कैमरा ऑन करते हो तो आप अपने 2 ग्रह को स्ट्रॉन्ग करते हो, दिस इज वीनस एंड सन। वीनस आपके पैसे के लिए बहुत आवश्यक है और सन आपकी रेपुटेशन, जो समाज में होती है, हमें जो मान सम्मान की प्राप्ति होती है वो सूर्य के कारण से होती है। तो जब हम अपने कैमरे को बंद कर लेते हैं या ब्लैंक स्क्रीन के साथ में हम लोग जाते हैं कहीं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये 2 ग्रह किसी के पीड़ित होते हैं, तो व्यक्ति कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। तो जो भी कैमरे ऑन कर सकते हैं आराम से, है ना, तो कर लेना चाहिए। कोई विशेष परेशानी हो तो बात अलग है ना। तो आज का जो हम क्लास है, अभी क्लास में जा काफी लोग हैं बट अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो एक चीज, कुछ चीजें हैं जो हम शेयर करेंगे। क्लास जो हमारा चलेगा वो 7 बजे करेक्ट हमारा शुरू हो जाएगा। आज हमने थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गए हैं कुछ लोगों के कारण से, इंतजार करने के कारण से, बट हमारा क्लास जो चलेगा मंडे से लेके फ्राइडे तक, यानी ये हफ्ते में 5 दिन होते हैं, लेकिन हमारा क्लास जो होगा वो 4 दिन होगा।
हफ्ते में 4 दिन क्लास होगा, बीच में एक दिन छुट्टी हो सकती है, किसी भी दिन वो छुट्टी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है किसी वास्तु के कारण से, किसी कारण से मुझे अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो छुट्टी हो सकता है, इसीलिए हमने कहा है कि 4 दिन क्लास रहे। ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि जब भी हम क्लास कर रहे हैं तो पीछे से अपने आप को थोड़ा सा म्यूट करके रखिए। मैं यहां से अगर फोर्सली म्यूट करूंगा तो फिर बीच में अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप पूछ नहीं पाओगे। तो अगर मान लीजिए आपको कुछ चीज पूछना है तो आप हैंड रेज करेंगे, और उसके बाद में फिर आप जब भी मेरे को अनुकूलता लगेगा मैं आपका क्वेश्चन वहां पर ले लूंगा, नहीं तो बात है क्लास के बाद में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। अभी 1 मिनट के अंदर आप इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले से वास्तु किया हुआ होगा, कहीं सीखा होगा, किसी भी तरह से सीखा होगा। हो सकता है मेरे ही पुराने स्टूडेंट हैं, मैंने ही उनको पढ़ाया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो यूट्यूब से सीख रहे होंगे, हो सकता है किसी और टीचर से उन्होंने कुछ वास्तु पहले से सीखा हुआ होगा। तो मेरा एक सभी से निवेदन है, कुछ दिन जब तक हमारी ये क्लास चलने वाली है, वो जो सीखा हुआ है उसको कुछ समय के लिए हमको साइड में उठा के रख देना है, साइड में रख दीजिए। क्यों रख दीजिए साइड में? क्योंकि कुछ भी नई चीज सीखने के लिए जरूरी है खाली होना। भरा हुआ घड़ा अगर हम लेकर किसी के पास अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से जब पहले से सब कुछ भरा हुआ है तो नई चीजें कई बार वहां पर वो एंटर हो ही नहीं सकती, खाली हो जाइए। ठीक है, एक बार के लिए उसको उठा के रख दीजिए। जो भी हमने सीखा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है सही है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे क्लास हमारी आगे बढ़ती चली जाएगी हम चीजों को डिस्कस करते चले जाएंगे और चीजों को सीखते चले जाएंगे। तो एक बार ये वाली बात हुई। और दूसरी सेकंड थिंग बात है कि हमारा ये जो कोर्स है ये 2 पार्ट में आगे बढ़ेगा। पहले हम लोग बेसिक को लेके चलेंगे, और बेसिक भी जो हमारा पार्ट होगा वो इतना होगा, क्योंकि इस क्लास की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे ऑलरेडी वीडियो क्लास पढ़ा हुआ है, मैं आपको सबको वीडियो क्लास दे सकता था, बट हम इसको लाइव लेकर क्यों आए? प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम, कई बार ऐसा होता है कि जब हम वास्तु की फील्ड में एज अ प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक डर सा होता है कि शुरुआत कहाँ से करें, या शुरुआत से लेकर लास्ट तक, यानी जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उस ट्रीटमेंट तक हम लोग कैसे पहुंचे, एक वास्तु प्रोग्रामिंग हम किस प्रकार से कर सकें कि कहाँ किस चीज की आवश्यकता है जिसको कि हम वहां पर कोई भी ट्रीटमेंट वहां पर करें और उसका तुरंत वहां पर रिजल्ट मिल सके। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सीख तो लेते हैं लेकिन उनको इंप्लीमेंट करना हमको नहीं आता, या हमारे अंदर कह लीजिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। इस कोर्स को डिजाइन करने का एकमात्र जो उद्देश्य है वो यही है कि हम इन सारी चीजों पर अच्छी तरह से फोकस कर सकें, है ना, डे 1 से लेकर बिल्कुल जब लास्ट तक, जब हमारा भूमि चयन से लेकर जो प्रक्रिया होती है, हम लास्ट जब ट्रीटमेंट की बात आती है, मान लीजिए कोई पुराना केस होता है या भूमि में एनर्जी नहीं होती है, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से वहां पर ट्रीट कर सकें, इस चीज को भी हम यहाँ पर सीख पाए। तो इसको 2 भागों में कोर्स को डिवाइड किया हुआ है। एक, ऐसे लोग जो एज अ प्रोफेशनल इसको लेना चाहते हैं, खुद का वास्तु तो करना ही है लेकिन हमें दूसरों का भी वास्तु उसको करना है, इस बात को लेकर यहाँ पर एडवांस वास्तु की परिकल्पना है। और जो बेसिक वास्तु जिसकी हमने बात किया, कम से कम हमारा जो घर है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण भी हम अच्छी तरीके से कर सकें। यानी इस जो हमारा पहली शुरू की जो प्रक्रिया होगी, जो 7 दिन का क्लास मैंने बोला है, 7 दिन क्लास हमने बोला है, बस 7 दिन के बाद ये मत सोचिए 7 दिन का ही है, जब तक जो कंटेंट आपको दिया हुआ है जब तक चलेगा वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो वो एक बेसिक पार्ट होगा, उसके बाद एडवांस पार्ट हमारा वो शुरू होगा। तो ये 2 भाग में हमारा ओवरऑल कोर्स रहने वाला है। जब भी हम किसी कोर्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो बात होती है वो बात होती है, आप सब लोग कुछ तो सोच के आए हो, यानी कुछ तो सोच के आपने शुभ वास्तु फाउंडेशन को चुना, कोई तो बात होगी। तो ये इसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। यानी कोई व्यक्ति आपसे तब जुड़ता है जब उसकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास में या तो होगा या उससे आपको कोई चीज प्राप्त होना होगी, तभी व्यक्ति आपसे जुड़ता है। नहीं तो मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हर चीज को आप पिकअप नहीं करते। और मार्केट में अगर आप जा रहे होते हो तो मार्केट में आप कहीं तो किसी चीज पर आपकी नजर टिकती है जाके, यानी मान लीजिए किसी दुकान पे, शोरूम पे, किसी भी मॉल पे आप जाते हो तो
कहीं तो कोई एक प्रोडक्ट आपको ऐसा लगता है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। वो जो प्रोडक्ट आपको आकर्षित करता है वो उससे कहीं तो आपकी कनेक्टिविटी होती है कि यार ये चीज मुझे लेना है, और आप जिस चीज को छोड़ के आते हो कहीं ना कहीं वो भी चीज उसकी दिखती है। तो ये कनेक्टिविटी कैसे बनी, ये इसी को बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। जो लोग जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरी बात, आपके मन में बहुत टाइम से एक चीज रही होगी वास्तु के प्रति, वास्तु के चीज को, वास्तु को सीखने के प्रति आपके मन में जो जिज्ञासा पैदा हुई होगी, ये एकदम से नहीं हुई, आज ही हो गई। वो कोर्स जब हमारा लॉन्च हुआ तब उसको देख के एकदम से हो गई हो, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं एक पुशअप होता है, एक स्पार्क होता है कि मुझे ये चीज करना है, और वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठे, वो कब से बैठी होगी, सार्थक आज हो रही है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने पहले से कोर्स किया हुआ, लेकिन जो चीज हमको चाहिए वो चीज कई बार हम जिस की कल्पना करते हैं वो चीज नहीं मिल पाती है, तो फिर हम ढूंढते हैं, दूसरी चीज ढूंढते हैं, और जो ढूंढते 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 हमारा ये तरीका चलता रहता है। तो जो लोग मेरे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, जो मेरे से कोर्स कर चुके हैं अगर पहले से, वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम जब जब भी शुरू करते हैं किसी चीज को, या हमारे से जो भी स्टूडेंट जुड़ता है उसे फिर कभी हम छोड़ते नहीं है। उसको कभी परेशानी आती है, काम करते समय परेशानी आती है या कुछ भी चीज आती है, तो हम उसका 100% जो ग्रुप पे है वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स को जब आप शेयर करते हो तो उसका जवाब आपको प्रॉपर तरीके से मिलता ही मिलता है। तो आप एक जो बात कहने की बात है वो एक स्पार्क की बात मैंने कहा, स्पार्क। तो जब आप किसी भी चीज में जाते हो, किसी भी फील्ड में जाते हो, तो किसी स्पार्क के कारण से जाते हो। जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी में आपने जैसे चाबी लगाई तो क्या देते हैं, सबसे पहले एक स्पार्क ही तो देते हैं चाबी लगाने के बाद में, तभी तो गाड़ी स्टार्ट होती है। तो वो स्टार्ट की जो प्रोसेस है वही वो स्पार्क होता है। तो जीवन में कोई भी नई चीज सीखने के लिए हमें वो एक किक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उस किक के कारण से जहां जैसी नॉलेज मिलती है हम उस नॉलेज को कैप्चर करते रहते हैं, ठीक है। और जब आप शिद्दत में होते हो, जैसे एक मूवी आई थी ना, जब जब क्या था, आप किसी को अगर याद हो तो, वो शिद्दत में होते हो तो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी आपको उससे मिलाने के लिए लालायित हो जाती है, कुछ ऐसा पूरी कुछ किसी मूवी पूरी का। पूरी कनायत मिलके। हाँ हाँ, राइट, शाहरुख खान की। वो किसी मूवी में था ऐसा। तो जब आप शिद्दत में होते हो, कोई चीज सीखना चाहते हो, तो कहीं ना कोई ऐसा गुरु आपको मिल जाता है जो आपको उसकी नॉलेज देता है, उस चीज की नॉलेज आपको देता है ना। और वो जो गुरु मिलता है वो आपको वो गुण रहस्य देता है, जो गुण रहस्य जिनको कि आप अभी तक ढूंढ रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं, आपकी अब वो जो तलाश थी वो खत्म हो गई। हो सकता है वो तलाश यहां आके आपकी खत्म हो गई या हो जाए, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब हम धीरे धीरे लगातार लगातार पढ़ते रहते हैं तो हमारे अंदर इतनी नॉलेज गेन होती है, इतनी नॉलेज गेन हो जाती है कि हम उसको एज अ प्रोफेशनल काम करने लगते हैं। वो प्रोफेशनली काम दो तरह से हो सकता है, या तो उसको आप कहीं ट्रीटमेंट करके या कहीं वास्तु विजिट करके आप उस चीज को कर पाते हो, और दूसरा ये होता है कि आप पढ़ाना भी शुरू करते हो। तो जब बहुत अच्छे तरीके से आपको नॉलेज गेन होती है तो फिर आप वो पढ़ाना भी शुरू करते हो। तो मेरी भी जो यात्रा है वो ऐसे ही शुरू हुई, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम्स में, अपनी ही प्रॉब्लम्स में घूम रहे होते हो, जब 94 में जब सबसे पहला ऑकल्ट की यात्रा मेरी शुरू हुई थी, तो वो एक हस्तरेखा के माध्यम से शुरू हुई थी। एक कीरो का हस्तरेखा विज्ञान की बुक जो मेरे हाथ में आई, वहां से ये यात्रा शुरू होते होते जब 2004 की में जब हम लोग वैदिक वास्तु, मतलब वैदिक वास्तु के माध्यम से जब दिशाओं का, 8 दिशाओं का वास्तु किया जाता था, तब फिर वहां जाके हमारा वो सबसे पहले सीखा। तो वहां पर जब एक मैंने अपना खुद का एक मकान बनाया, अपना घर बनाया, तो स्वाभाविक है जब मैंने अकॉर्डिंग टू वास्तु ही बनाया, तो वास्तु वाले ही थे हम। लेकिन जब हमने उसको निर्माण किया, वास्तु के अकॉर्डिंग निर्माण किया, और 2013 आते आते 2004 में हमने सीखा और 2013 में मैं उसका निर्माण किया, तो अचानक पता नहीं कैसे क्या एक वास्तुविद से मेरी मुलाकात हुई, और जब वो एक आधुनिक पद्धति से देखा और उन्होंने कहा ये आपका यहाँ गलत है, ये आपका यहाँ गलत है, मैंने कहा हमने तो पूरा ही वास्तु से बनाया। और आपके मन में भी, सबके मन में कहीं ना कहीं एक चीज ये होती है कि
दिशाओं को लेकर हम लोग समझते हैं कि ये मेरा पूर्व है, ये मेरा उत्तर है, ये मेरा दक्षिण है, ये मेरा ईस्ट है ना। हम लोग सब लोग यही मान के चलते हैं कि ईस्ट कोण का मतलब ये है कि जहां उत्तर और पूर्व की दीवार जहां मिलती है वो हमारा ईशान होता है। ठीक है, क्योंकि डिग्री की बात हम लोग ध्यान नहीं देते या भूल जाते, वहां पर भी ऐसा ही। तो जब हमने उसका एज अ वास्तु थोड़ा सा डिस्कस हुआ, तब फिर जब उन्होंने ट्रीटमेंट की बात आई कि भाई ये चीज गलत है, क्योंकि डिग्री वहां पर 45 डिग्री पूरा टिल्टेड था, तो सारी दिशाएं थी वो विदिशाएं हो गई। और ऐसी कंडीशन में जब वहां पर उसका खर्चा बताया गया तो वो इतना लाखों में बताया गया, तब एक चीज समझ में आई कि आज इस विद्या का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। ट्रीटमेंट के नाम पर डराकर धमकाकर व्यक्ति से इतने रुपए ऐंठे जाते हैं जो मेरे हिसाब से कतई नहीं होना चाहिए। यही कारण था कि फिर जब इसको एज अ प्रोफेशनल हमने इसको शुरू किया, और 2020 जो सबके लिए तो हम काफी टाइम से रहे, बट 20 पढ़ाना जब शुरू किया तो 2020 का साल जो आया था वो काफी प्रॉब्लम भरा सभी के लिए रहा। बट ऑनलाइन है, हम जिस प्लेटफॉर्म पर आज बात कर रहे हैं वो उसके पहले इस प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार से सीखना बहुत मुश्किल था, सीख ही नहीं पाते थे। तो ये 2020 का साल जब हमने इसके बाद में इसको सिखाना शुरू किया, तो वही मेरा एक मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी स्पार्क को लेकर, किसी ना किसी बात को लेकर आप इसको शुरू करते हो, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आप अपनी फील्ड में बढ़ते चले जाते हो। दूसरी बात है कि मैं एक प्रॉमिस आपसे ये बात का करता हूं कि इस कोर्स को करने के बाद, चाहे वो बेसिक वाला कोर्स हो चाहे वो एडवांस वाला कोर्स हो, कि आपको किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने आप में इतने कैपेबल हो जाओगे कि आराम से किस प्रकार से हमें डिग्री लेना है, कैसे हमें नक्शा बनाना है, कैसे ग्रिड करना है और क्या इसके अंदर ट्रीटमेंट होगा, वो आप खुद से अपना डिसाइड अच्छी तरह से कर पाओगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। क्योंकि हजारों लाखों मतलब कई बार क्या होता है, एक चीज और भी होती है कि हम जब कोर्स कराते हैं तो कई बार ये वाली बात आती है कि भाई फीस को लेकर बात आती है कि फीस बहुत छोटी सी अमाउंट, अगर आपने जैसे मान लो जो भी स्टूडेंट हैं तो उनको पता है कि अदर जो कोर्सेज चलते हैं वो उनकी फीस लाखों में होती है, नहीं तो हजारों में तो होती है। और हम उसको छोटी फीस में कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मत है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर होंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो भ्रांतियां वास्तु के ऊपर हैं लोगों की, वो दूर होंगी। ठीक है, तो हमारे कई बार मैंने देखा हजारों लाखों देने के बाद भी जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप आदमी व्यक्ति के अंदर हो ही नहीं पाता है। तो हमारा इस कोर्स का उद्देश्य ही यही है कि वो कॉन्फिडेंस जो जिसकी कमी होती है, वो कॉन्फिडेंस का बिल्डअप आपके अंदर होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप आराम से किसी का भी वास्तु कर सको और कोई परेशानी आपको ना आ सके। ठीक है, तो इस बात को पूरा समझने के लिए अपने को थोड़ा सा समझना जरूरी है कि हमारे को, जैसे वास्तु की जब अपन बात करते हैं तो आपको पता है कि सारा सिद्धांत, हमारी सृष्टि को सबसे पहले ऊर्जा देने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो कौन है? सूर्य। ठीक है, तो सनरेज जैसे ही आपके घर के ऊपर प्रवेश करती हैं तो उससे जो एनर्जी मिलती है, अगर वो पॉजिटिव एनर्जी अगर आपके घर में प्रवेश प्रॉपर तरीके से कर पा रही हैं, तो हमारे घर के अंदर का जो वातावरण होता है वो एक पॉजिटिव वातावरण बनना शुरू हो जाता है। जबकि अगर वही सनरेज का अगर हम सही ढंग से उपयोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा वास्तु कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, हमारे को कहीं ना कहीं वो नकारात्मक एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो बात है इस पूरे वास्तु कोर्स में, वो जो आप लोगों को ध्यान रखना है और जिसको आपको देखना तो है, जैसे मान लो देखने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे कंपास का यूज करना है, कैसे आपको शक्ति चक्र का यूज करना है, कैसे दिशाएं आइडेंटिफाई करना है, कैसे मैप बनाना है।
तो सबसे पहले आप सब लोग अपना एक घर का मैप रफ बना के जरूर रखिए, यानी घर का एक मैप, जैसे प्लॉट का साइज कितना है समझो, 30 बाई 40, 30 बाई 50, जो भी प्लॉट का साइज है उसको बनाइए, और उसमें रफ आप अपने कमरे जो जितना बड़ा जहां जहां है उसका साइज आपको वहां मेजरमेंट टेप के द्वारा, मेजर टेप होती है उससे अपना लिख के जरूर तैयार रखिए। इस पूरे कोर्स में सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी की चीज की होने वाली है तो वो होने वाली है वो आपकी इंट्यूशन की, आपकी छठी इंद्रिय की, उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको इस कोर्स के दौरान, आप जैसे ही उसका मैप बनाओगे, जैसे ही उसकी डायरेक्शंस लोगे, जैसे ही आपको 16 जोन में आप डिवाइड करोगे, एंट्रेंस देखोगे, सारी चीजें देखोगे, तो कई सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप किसी भूमि पर कदम रखते हो, किसी भवन के अंदर कदम रखते हो, तो जैसे ही आप उसको देखते हो, पहली दृष्टि आपकी उस भवन या भूमि पर जाती है, आप जैसे ही पैर उस भूमि पर रखते हो, उस भूमि का स्पंदन आपको बता देता है कि भूमि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, भूमि बाधित है कि शापित है, या किस प्रकार की एनर्जी उस भूमि से प्राप्त हो रही है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है आपका इंस्टीट्यूशन का बहुत स्ट्रांग होना। एक दिन में नहीं आएगा, धीरे 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 ही आएगा। इसके लिए आपको प्रतिदिन थोड़ा सा ध्यान करना आवश्यक। ध्यान का मैंने एक वीडियो आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया था, है ना, तो किसका प्रॉब्लम ये आया था कि सर उसमें बीच में ऐड आ जाते हैं, तो मैं उसकी ऑडियो फाइल भी आपको डाल दूंगा। तो प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट का, कम कुछ नहीं कीजिए, ओम की ध्वनि के साथ में आप बैठना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे आपका इंट्यूशन डेवलप होगा। ठीक है, तो ये इंट्यूशन पावर को आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसके बिना, क्योंकि हम डाउजिंग की जब अपन बात करते हैं तो वो इंट्यूशन के माध्यम से ही हम पूरी डाउजिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो जब इतनी जो हमने बात की है वो सिर्फ इसीलिए बात किया है कि आज पहला क्लास है, किस चीज को कैसे हमें करना है वो चीज आपको समझ में आ सके। दूसरी, जब अपन बात करते हैं वास्तु की, तो इसके ऊपर इतने सारे ग्रंथ लिखे गए, इतने ऊपर इतने सारे व्याख्यान और मीमांसाएं हो गई, जैसे वस्तु, वास्तु और तथास्तु, वस्तु, वास्तु और तथास्तु, इन 3 आयामों का जिनको ज्ञान होता है उसे ही हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं इसके ऊपर लिखी गई, लेकिन मैं सिंपल वे में आपको समझाना चाहता हूं कि वस्तु मतलब अचल, जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, वास्तु उसके अंदर की जो ऊर्जा का स्वरूप है उसकी हम बात कर रहे हैं, और तथास्तु का मतलब होता है आशीर्वाद, यानी वहां जो एनर्जी फील्ड है, वो जो देव एनर्जी फील्ड है, वो जो आपको आशीर्वाद वहां पर प्राप्त होता है, निगेटिव या पॉजिटिविटी जो उस चीज से जुड़ती है, वही तथास्तु है। और इन सबका जब इस शास्त्र के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा, इन तीनों का जो योग है वही वास्तु शास्त्र होता है। ठीक है, तो जहां पर एक सकारात्मक या पॉजिटिव एनर्जी होती है वहां पर आपको सुख, व्यक्ति को सुख मिलता है, शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है। जिन भवनों में इस वास्तु का ध्यान रखा जाता है वो समृद्धशाली व्यक्ति होते हैं, उनकी व्यक्तियों की इच्छा पूर्ति अपने आप होने लगती है, यानी वो व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा उसको प्राप्त होने लग जाता है। और अगर किसी घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो जीवन में दुख, अशांति, इस प्रकार के कई ऐसे घटनाक्रम होने लग जाते हैं, लगातार स्वास्थ्य का खराब होना, पैसे का अचानक खर्चा आ जाना, अचानक तबीयत बिगड़ जाना, कोई अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, आपस में ही संबंधों का ठीक ना होना। अब इतने सारी घटनाएं एक के बाद एक के बाद एक के बाद घटती चली जाती है कि व्यक्ति एकदम से असहाय हो जाता है कि वो करे तो क्या करे। तो वास्तु में जब हम बात करते हैं तो ये निगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो हैं ये इसका पूरा खेल है, और इसको आप पहचान सकते हो सिर्फ स्पंदन के द्वारा। हर जगह का एक स्पंदन होता है, ऊर्जा की बात होती है। तो अगर हमारी वो पॉजिटिव स्पंदन अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की इच्छाएं जो है वो अधूरी रहती हैं, या कहना चाहिए कि वो मिल ही नहीं पाती। तो हम जिस चीज की इच्छा रखते हैं वो हमें मिल सके, इसके लिए हमें वास्तु का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, वर्तमान समय में जब हम बात करते हैं, बहुत सारे ऑकल्ट साइंस हैं, ऑकल्ट की कई सारी फील्ड हैं, बट वास्तु तंत्र जो है इसको महातंत्र कहा गया है, और शास्त्रों में तो इतना तक लिखा है कि इस वास्तु तंत्र के समान कोई दूसरा तंत्र अधिक सक्षम हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसको महातंत्र कहा गया है।
है ना। अगर आध्यात्मिक परंपरा में जब अपन बात करते हैं तो एक शिव और शक्ति की ऊर्जा, जड़ और चेतन की ऊर्जा, आकाश और पृथ्वी, सबको समान रूप से अगर कोई जोड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ वास्तु ही जोड़ता है। और जिस भवन में वास्तु का संपूर्ण ध्यान रखकर अगर अपन निर्माण करते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा का वहां आविष्कार होने लगता है, समस्त प्रकार की वह साधना और सिद्धि आपको प्राप्त होने लगती है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस बात को, या आप लोगों ने सुना होगा कि भाई किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? हैंड रेस थोड़ा सा। किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो वो किस्मत का मामला क्या है, हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो तकदीर का जो मामला होता है, जो तकदीर के होते हैं तीन पहलू। एक होता है प्रारब्ध, सबसे पहली जो बात होती है वो होती है प्रारब्ध की, मतलब आपके पूर्व कर्म। तो जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसके जो पूर्व कर्म होते हैं उसके अनुसार, जैसे ही उसने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया उस समय की एक फोटो, ग्रह प्लानेट जो उस समय हमारे गोचर में चल रहे हैं, उस प्लानेट के उस समय का फोटो खींच लिया गया जिसे आपकी कुंडली कहा गया। और उस कुंडली में जो चीजें लिखी गई वो विधाता ने आपका भाग्य लिखने के बाद वो कलम तोड़ दी। क्या कहा जाता है कि विधाता ने आपका भाग्य लिखने के बाद वो कलम तोड़ दी। जैसे जज साहब होते हैं ना, किसी को फांसी की सजा दी तो क्या करते हैं वो, ध्यान है, मूवीज वगैरह में देखा होगा, वो कलम को, पेन को तोड़ देते हैं अगर किसी को फांसी की सजा दी गई। तो ऐसे ही इसमें कहा जाता है कि विधाता ने वो कलम तोड़ दी आपका प्रारब्ध लिखने के बाद। लेकिन क्या प्रारब्ध ही सब कुछ होता है? तो प्रारब्ध का जो रोल होता है वो होता है 60%। 40% होता है वो आपके क्रियामण कर्म भी होते हैं। कुछ आप संचित कर्मांश को इकट्ठा करते रहते हो, यानी जो वर्तमान में काम कर रहे हो, जैसा कर रहे हो उसका भी फल आपको प्राप्त होता है। ठीक है। तो मेन बात कहाँ है कि जैसा व्यक्ति का प्रारब्ध होगा, जैसा व्यक्ति का भाग्य होगा, वैसा वास्तु उस व्यक्ति को मिल जाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि पहला व्यक्ति का वास्तु जो होता है वो भगवान के द्वारा सेट किया हुआ होता है। यानी फर्स्ट जो वास्तु बनेगा वो भगवान ने सेट किया हुआ वास्तु है। और वास्तु में अगर परेशानी नहीं आ रही किसी भी तरह की तो छेड़ना नहीं है। ये चीज आप बिल्कुल, आप दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। मैं बार बार, अगर आप लोग मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों ने पोस्ट को देखा होगा कि प्रॉब्लम नहीं है तो, प्रॉब्लम नहीं है तो क्या करना, सामने दिख रही है चीज, कुछ भी मैं पढ़ाने वाला हूं, कुछ भी कुछ कहने वाला हूं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उसको छेड़ना नहीं है। हो सकता है वो चीज आपको उसी रूप में आपको अच्छा फल दे रही। ठीक है। तो हमेशा इस चीज का याद रखना है कि हमें वास्तु को कब देखना है, जब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है तो मत छेड़िए। यही कारण है कि जब आप लोग वास्तु की फील्ड में जाओगे, काम करने के लिए जाओगे, तो एक FIR लिखने की प्रोसेस होती है। FIR क्या होती है? FIR क्या होती है भाई? FIR कोतवाली में जाके रिपोर्ट लिखाएंगे। FIR फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ठीक है। तो क्या कोतवाली में लिखी जाएगी FIR? नहीं, आपको लिखना है। जब आप किसी का वास्तु करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले उस व्यक्ति से पूछते हो कि भाई प्रॉब्लम क्या है। उसकी प्रॉब्लम्स को आप सबसे पहले नोट कीजिए, क्योंकि बिना प्रॉब्लम के अगर आप वास्तु करने भिड़ गए तो पता लगा सामने वाले को वो प्रॉब्लम थी ही नहीं और आपने उसका उठा के वास्तु कर दिया, परेशानी और आगे उल्टी। जब आपको ये सारी चीजें अच्छे तरह से समझ में आ जाएंगी, जब वास्तु हम करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वो व्यक्ति जो परेशानी बता रहा है वो किस क्षेत्र की परेशानी है, किसके कारण से वो परेशानी आ रही होगी। और आप उसके बाद में जब मैथ, ड्राइंग वगैरह ये सब चीजें कर लोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज आपके दिमाग में क्लियर होगी। एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको चीजें दिखेंगी कौन सी? जिसकी आपको नॉलेज होगी। जिस चीज की नॉलेज नहीं होगी वो चीज आपको दिख सकती है क्या? दिखेगी या नहीं दिखेगी? मुझे बताओ। नहीं दिखेगी ना। यानी आपको वो चीज दिखने के लिए आवश्यक है कि वो चीज का आपको ज्ञान हो। इसी तरह से मैं जैसे क्लास आपको लेता जा रहा हूं, जो चीज आपको मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से आप लोग समझते चले जाएं। जहां भी कंफ्यूजन हो आप उस समय पूछते चले जाएं। तो
उससे क्या होगा कि आपकी अगर वो नॉलेज में होगा तो वो चीज आपको दिखेगी। तो सामने आपने जब एफआईआर आपने उसकी लिख दिया ना, फर्स्ट आपने रिपोर्ट पूरा तैयार कर लिया, आपने मैप तैयार कर लिया, तो आप आराम से उस जगह पहुंच सकते हो कि व्यक्ति को ये परेशानी आ रही है तो कैसे आ रही है। ठीक है, तो मैं बात जो कर रहा था वो बात कर रहा था प्रारब्ध की। तो जो आप कुंडली लेकर आए हो, तो ये आप जो भी वास्तु आपको प्राप्त होगा वो उसी के अनुसार आप पंच महाभूत तत्वों को संतुलित कर लेते हो, उसी अनुसार आप अपने पांच तत्वों का आविष्कार कर लेते हो, है ना। अगर आपका प्रारब्ध बहुत बढ़िया है तो आप अपना अच्छा वास्तु का निर्माण कर लेंगे, और अगर आपका प्रारब्ध कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन अगर उसके साथ में है तो उसी प्रकार से आप अपना वास्तु भी कहीं ना कहीं खराब कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम पुरानी प्राचीन बात करते हैं कि हजारों साल पहले ये जब शास्त्र लिखे गए, महान ऋषियों ने वास्तुशास्त्र नींव की स्थापना की थी, तो ये कोई इसमें मतांतर की आवश्यकता नहीं है। जिन ऋषियों ने इसकी रचना की थी इसका मतलब ये नहीं है कि किसी इस व्यक्ति को इसका फल मिलेगा, इस व्यक्ति को इसका फल नहीं मिलेगा, कोई गरीब को नहीं मिलेगा, अमीर को इसका वास्तु का प्रभाव होगा, कोई हिंदू को उसका प्रभाव होगा, मुसलमान को उसका प्रभाव नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी व्यक्ति होगा वास्तु उसी हिसाब से काम करता है, जैसा होगा, जो कहे सो करे सो पाए, बिल्कुल स्पष्ट है। चाहे आस्तिक हो, नास्तिक हो, राजा हो, रंक हो, चोर हो, साधु हो, वास्तु सभी के लिए समान प्राप्त होता है। यानी अपना फल वो देगा तो समान रूप से देगा, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए अलग फल दे और किसी के लिए अलग फल दे। तो इसी कारण से ये वास्तु शास्त्र, जैसे हमारे और शास्त्र होते हैं, जैसे योग शास्त्र होता है आपको स्वस्थ रखने के लिए, ज्योतिष शास्त्र होता है, संगीत शास्त्र होता है, आयुर्वेद होता है आपके जीवन को बिल्कुल आपके रोगों को दूर करने के लिए, उसी प्रकार से ये वास्तु शास्त्र भी आपके लिए आवश्यक है। और इसकी जो हजारों साल पहले रचना की गई, हजारों साल पहले, अब इसमें कई सारी चीजें, कई सारे ऐसे शास्त्र मिलते हैं कि जिसके माध्यम से हम इस वास्तु शास्त्र को पढ़ते हैं। उन शास्त्रों के ऊपर मैं जाऊंगा, शास्त्र की मीमांसा में अगर मैं जाऊंगा तो आप सब लोग बोर हो जाने वाले हो। अगर आप कहो तो मैं शास्त्रों के हिसाब से पढ़ा दूं क्या, या नॉर्मल वे में पढ़ाऊं? नहीं चलेगा, है ना, कुछ कुछ शास्त्र सर थोड़ा शास्त्र का ज्ञान देंगे तो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक। तो जब हम अभी आज पहला दिन, जैसे मैंने कहा था कि एक इंट्रो टाइप का होगा कि वास्तु शास्त्र की आवश्यकता क्यों है, तो ज्यादा डिटेल की तो बातें नहीं करेंगे, बट पूर्वाचार्य, जब उस समय की हम बात करें, जब शास्त्र लिखे गए, प्राचीन काल में शास्त्रों की रचना की गई, तो अधिकांश उस समय संतुलन ही रहता था। आप लोगों ने देखा होगा प्राचीन जब घर होते, राजाओं के महल होते थे, उसमें शास्त्र मतलब वास्तु जो होता था वो राजाओं के प्रसाद का होता था, राजाओं के महलों का वास्तु होता था। या पुराने घर देखेंगे तो वहां पर जो टॉयलेट आदि बनाए जाते थे वो घर के बाहर होते थे, और मंदिर भी होता था तो घर के बाहर, मतलब घर के अंदर मंदिर नहीं होते हुए कहाँ होता था, कॉलोनी के बाहर या एक बाहर मंदिर होता था जिसमें सब लोग जाकर इकट्ठा होकर वहां पर पूजन पाठ करते थे। ठीक है, टॉयलेट एक होता था वो भी घर के बाहर होता था या खेतों में वो जाने की व्यवस्था थी। और आज के डेट में क्या हो गया है, हर कमरे से अटैच टॉयलेट चाहिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम मंदिर जा सके, तो घर में ही हमें मंदिर चाहिए, हर बेडरूम के साथ में टॉयलेट अटैच। तो क्या हो गया, जिस चीज को हमने घर के बाहर रखा था वो हम उसको घर के अंदर ले आए। फिर दूसरी समस्या कहाँ आ गई, दूसरी समस्या आ गई आज का बिल्डिंग वाला सिस्टम, बनी बनाई बिल्डिंग्स। पहले के समय में आपने देखा होगा ऊंचे ऊंचे भवन होते थे, 14 फीट 15 फीट ऊंचाई होती थी, 16 फीट ऊंचाई होती थी भवनों की, तो आकाश तक वहां बहुत ज्यादा होता था। आज क्या हो गया, 8, पहले 10 फीट चल आए, आजकल 9 फीट की बिल्डिंग बिल्डर बना के देने लगे। तो आपकी वो बिल्डिंग, जो बिल्डर आपकी जगह खा गया, यानी वो ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाने के चक्कर में 1-1 फीट की जगह जो खाते हुए एक माला और बन जाएगा, उस चक्कर में वो उस एक फीट के कारण से घर के आज के जो संबंध हैं, आपसी संबंध, वो खराब होने लगे। कैसे खराब होने लगे, पहले छोटे बड़ों की बात बड़े ध्यान से सुनते थे, आराम से सुनते थे, इज्जत करते थे। और आज क्या हो रहा है, आज की स्थिति ये हो गई कि छोटों की बात बड़ों को सुनना पड़ती है। ये सब किस कारण से हुआ कि आज जो ये जो
सब गड़बड़ हो गया है ना, ये सब के कारण से, हाँ, असंतुलन के कारण से ये सब चीजें हो गई है, क्योंकि पहले तो इतना प्रदूषण था ही नहीं। तो ये समझ में हमें आता है कि पूर्वाचार्यों ने जो शास्त्र लिखे वो हम पर अत्यंत करुणा भरकर उन्होंने उस समय देख लिया होगा कि जब आगे जाके इस प्रकार का, जब 15-20 हजार साल बाद जिस प्रकार की चीजें आएंगी कि लोगों को इन सब चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, तब उन्होंने अत्यंत करुणा में भरकर ये शास्त्रों की रचना की होगी। क्योंकि वर्तमान काल में अगर हम देखें तो जैसे मान लो हमें आयुर्वेद, संगीत, इन सब चीजों की आवश्यकता अत्यंत लगने लगी। योग शास्त्र की आवश्यकता अगर कुछ समय में, अगर देखें पिछले कुछ समय में, तो योग शास्त्र जैसे आपका मन कल्प होता है, आपका मन अच्छा होता है, आयुर्वेद से आपकी काया कल्प होती है, तो ऐसी वास्तु शास्त्र से आपका भाग्य कल्प होता है ना, जिसके माध्यम से हम अपने प्रारब्ध को ठीक कर सकें, उन घटनाओं को, दुख को कुछ कम कर सकें। तो इसी प्रकार जैसे हम शरीर के, मतलब जैसे बीमार पड़ते हैं मानो, तो बीमार पड़ते समय हम लोग क्या करते हैं, बीमार पड़ते हैं तो क्या करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और जब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो डॉक्टर आपको क्या करता है, कुछ दवाइयां दे देता है, मेडिसिन दे देता है। तो क्या उन मेडिसिन से हम लोग ठीक होते हैं या स्वतः प्रक्रिया है जिससे हम लोग ठीक हो जाते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कोई भी। सर प्रक्रिया होती है। हाँ, विश्वनाथ जोशी जी क्या पूछ बता रहे हैं, बताइए। हाँ सर, सबसे पहले तो राधे राधे सर, मैं मथुरा से हूँ। जी। सर एक्चुअल में क्या है, जो डॉक्टर ने दवाई दी हमें कि हमारा फीवर है, तो फीवर उतर जाने के लिए दवाई दी, तो उसमें अपना कॉन्शियस माइंड भी आ जाता है कि हाँ चलो हम एक दवाई खा रहे हैं फीवर की, तो उससे हमारा फीवर उतर जाएगा। तो वही प्रक्रिया दोनों मिलकर साथ चलती है सर। और कोई? सर दवाई तो अपना काम करती ही है, लेकिन एक अपना आप हील होने की इच्छा शक्ति भी जरूरी है। अगर दवाई नहीं खाएंगे, सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे बैठे रहेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। दोनों ही बराबर रूप से आवश्यक है। देवांश? कभी कभी तो दवाई खाने से पहले ही ठीक हो जाते हैं। एक मतलब 3 दिन का डोज है, 1 दिन में ही ठीक होगा, डोज कंप्लीट करने से पहले। डॉक्टर मीनल जी? जी डॉक्टर जी बताइए, मीनल जी। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। इन्होंने लिखा है कि बॉडी सेल्फ हीलिंग करती है। हाँ ठीक है। बात क्या है, डॉक्टर जब आपको दवा लिखते हैं तो वो आपके दर्द को दबाते हैं, उस बुखार को दबाते हैं, लेकिन बॉडी आपकी जो है वो सेल्फ हीलिंग करती ही है। यानी अगर किसी की मान लीजिए हड्डी कहीं ब्रेक हो जाए, और डॉक्टर क्या करता है, उसको प्लास्टर चढ़ा देते हैं और कुछ आपको केमिकल्स उसकी जो दवा देते हैं, तो हड्डियां वो सेल्फ हीलिंग के द्वारा जुड़ती है, आपके प्लास्टर से नहीं जुड़ने वाली। अगर आप प्लास्टर नहीं चढ़ाएंगे तब भी वो जुड़ना है उसको। आप अगर बीमार पड़ते हैं तो कुछ समय बाद आप सेल्फ हीलिंग होगी ही होगी, ये भी फैक्ट है। लेकिन हम दवा लेते हैं, उसके माध्यम से क्या होता है कि वो चीज उस समय तक के लिए दब जाती है, आपको दर्द का एहसास नहीं होता, आपको फीवर का एहसास नहीं होता, फिर बॉडी अपना सेल्फ हीलिंग करने के बाद में उसको ठीक करता है। यही जो सिस्टम होता है पूरा, ये जो सिस्टम है, जब हमारे तत्वों का असंतुलन हो जाता है, शरीर के अंदर तत्वों का असंतुलन हो जाता है, तो आप बीमार पड़ जाते हो। फिर उस असंतुलन को दूर करने के लिए डॉक्टर क्या बोलता है, आपके अंदर क्या चीज की कमी हो गई, मान लीजिए ये कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, या कोई और भी इस प्रकार की चीजें हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, यही तो भूमि के अंदर भी हैं। तो जब हमारे इन तत्वों की कमी हमारे भवन में हो जाती है, इनका असंतुलन अगर हमारे भवन में हो जाता है, तब हमारा भवन भी बीमार पड़ता है, या वहां पर वो असंतुलन जो होता है, तत्वों का असंतुलन होता है, उसके कारण से आप में एक वास्तु दोष भवन में क्रिएट हो जाता है। तो जब आयुर्वेद के माध्यम से या दवाइयों के माध्यम से जब हम इनका संतुलन करते हैं, है ना, तो
हमारे बॉडी के जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो बाहर निकालने का काम दवाइयां करती हैं। कुछ सेल्फ हीलिंग हमारे शरीर की होती है और धीरे धीरे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो ये पूरा की पूरा जो प्रोसेस चलता है, ये पूरा की पूरा प्रोसेस जो है, तो जिस जगह हम निवास कर रहे हैं उसको भी संतुलित अवस्था में हमें करना पड़ेगा। और जब वो संतुलित अवस्था में हो जाता है तो फिर ऐसी कंडीशन में हमारे अंदर, हमारे उस भवन के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, पीछे से म्यूट कर लीजिए प्लीज, पॉजिटिव एनर्जीज का संचार होने लगता है। तो वहां को आपको अच्छा महसूस होने लगता है। वास्तु का सिद्धांत इसी चीज पर काम करता है, ठीक है। तो जब अब बात अपन जो कर रहे हैं वो अब थोड़ा सा आगे इस चीज से बढ़ते हैं। अभी मेरे को लगता है अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तुशास्त्र की आवश्यकता क्यों है। ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। अभी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं पंच तत्वों की। पंच महाभूत तत्व जो होते हैं, इन पंच महाभूत तत्वों से बनकर ही हमारे पूरी पृथ्वी, पूरा संसार बना हुआ है। और हमारे जो 9 ग्रह हैं उनमें इन पंच महाभूत तत्वों का जो उपस्थिति है वो सिर्फ और हमारी पृथ्वी पर है। इसके कारण से हम यहाँ जीवन की कल्पना करते हैं, क्योंकि आपको जीने के लिए इन पंच महाभूत तत्वों की आवश्यकता है। तो ये जो पंच महाभूत तत्व हैं, ये कौन कौन से पंच महाभूत तत्व हैं, जिनको कि हम सामान्य तौर पे भगवान की संज्ञा देते हैं। भगवान, भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, अ मतलब अग्नि, और ना मतलब नीर मतलब जल। तो ये जो 5 तत्व होते हैं, इन पंच तत्वों के माध्यम से ही हमारे, सबसे पहले इन पंच तत्वों को जिसने जान लिया, इन पंच तत्वों को जिसने समझ लिया, तब समझ लो उसको वास्तुशास्त्र को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। तब जब हमारे अंदर अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ता है तो आपको गुस्सा आता है। अग्नि कहीं ना कहीं असंतुलित होती है तो आपके अंदर गुस्सा आएगा, आपको फीवर भी आता है। इसी प्रकार से जब भवन के अंदर अग्नि तत्व असंतुलित हो जाता है तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा कि उस भवन में रहने वाले लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। कैश फ्लो का भी कारण हमारा अग्नि तत्व होता है, तो उस व्यक्ति को वहां पर उस तरह की परेशानी आने। अगर किसी व्यक्ति का भवन में मान लीजिए अग्नि तत्व बिगड़ गया तो उस व्यक्ति को अहंकार का कारक भी होता है, अहंकार आ सकता है। जब जल तत्व की अपन बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति का जल तत्व बिगड़ता, तो जल जो है मन का कारक होता है, तो जल तत्व व्यक्ति का जब मन खराब हो जाता है ना। जब पृथ्वी तत्व जो होता है, वो पृथ्वी तत्व जब भी बिगड़े तो व्यक्ति संतुलित नहीं रहता, उसको स्थिरता नहीं रहती। व्यक्ति के जीवन में ना उसके संबंध स्थिर हो पाते हैं, ना उसका व्यवसाय स्थिर हो पाता है। और इसी प्रकार से जब वायु तत्व बिगड़ता है तो व्यक्ति की बुद्धि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती। तो हमारे अंदर जो शरीर के अंदर पंच तत्व होते हैं, ऐसे ही पंच तत्व हमारे भवन के अंदर भी होते हैं। तो एक मैं स्लाइड आपको शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट। स्लाइड दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना सभी को? यस। जब हम बात करते हैं अपने भवन की, तो मैंने पंच तत्व आपको बताया, वो ये 5 जो तत्व होते हैं, इसका संतुलन और असंतुलन अगर जिस व्यक्ति ने समझ लिया तो समझो वास्तुशास्त्र में उसको परेशानी नहीं आने वाली। द साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, इसको अपने को समझना है। तो सबसे पहला तत्व जो बात अपन कर रहे हैं वो तत्व की बात कर रहे हैं, हमारा वाटर तत्व की बात कर रहे हैं। जो जल तत्व भूमि के अंदर, हमारे भवन के अंदर जल तत्व होता है, ये आपको नई अपॉर्चुनिटीज देता है। डिटेल हम चर्चाएं और भी करेंगे इसके ऊपर। अभी आप संतुलन और असंतुलन की स्थिति को समझ लीजिए कि जब हमारा घर में जल तत्व संतुलित होता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, व्यक्ति के अंदर
इच्छाएं अच्छी होती हैं, व्यक्ति को जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जो जल तत्व है वो निर्माण करता है एयर एलिमेंट का, यानी जब जल भूमि पर गिरता है तो वहां से वनस्पति का उदय होता है। वनस्पति मतलब एयर एलिमेंट, क्योंकि वनस्पति के माध्यम से ऑक्सीजन मिलती है, तो वो ऑक्सीजन का जो निर्माण होगा वो किसके माध्यम से, उसको वुड एलिमेंट भी बोलते हैं अपन, वुड एलिमेंट भी बोलते हैं, एयर एलिमेंट भी बोलते हैं। तो जल जब पृथ्वी पर गिरेगा तो वहां पर इन दोनों के बीच में संतुलन, हालांकि पृथ्वी का काम है, लेकिन वहां से जन्म लेगा हमारा एयर एलिमेंट। और ये एयर एलिमेंट जब सूखे पत्ते या सूखी लकड़ियां जब जलती हैं तो ये फायर का रूप ले लेती हैं, यानी तत्व जल आपका जो एयर एलिमेंट है, आपका जो वुड तत्व भी इसको बोलते हैं, वो जब जलता है तब फायर का निर्माण होता है। यानी एक तत्व दूसरे तत्व का निर्माण करता है, यानी एयर क्रिएट फायर। और जब फायर जलती है, अग्नि जलती है, अग्नि जलती है तो उसके बाद सब कुछ भस्म जला के वो भस्म कर देती है, यानी वो किसका निर्माण करती है, राख बना देती है सब चीजों को। दिस इज अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी का निर्माण करती है। और पृथ्वी तत्व निर्माण करता है भूमि के अंदर सारी चीजें, जो हमारी धातुएं होती हैं, जो मेटल्स होते हैं वो भूमि के अंदर होते हैं, उसको स्पेस एलिमेंट भी बोलते हैं। और इसी को हम जो भूमि के अंदर मेटल एलिमेंट भी यहाँ पे बोला जाता है। तो ये स्पेस एलिमेंट का निर्माण होता है। इसी प्रकार से भूमि जब तप्त होती है तो वहां से आपके आकाश का निर्माण होता है, पुनः बादलों का निर्माण होता है, और वो बादल जब बरसते हैं तो पुनः किसका निर्माण करते हैं, पुनः जल का निर्माण होता है। तो यानी एक तत्व दूसरे तत्व का क्रिएटर है। अब यहां पर जो थ्योरी है वो, इस थ्योरी को, प्रिंसिपल को याद रखना, आप लोग इस चीज को, पॉइंट टू बी नोटेड, वो चीज को याद रखना कि एक तत्व जिसका वो निर्माण कर रहा है उसके लिए वो पिता हो गया। बात समझ में आई? और जिसका निर्माण हो रहा है वो कौन हो गया, पुत्र हो गया। यानी आजू बाजू वाले तत्व, वाटर एलिमेंट की अगर अपन बात करें तो वाटर ने निर्माण किसका किया, एयर का किया। यानी वाटर एलिमेंट अगर मान लीजिए एयर एलिमेंट पे आ जाएगा तो वो उस तत्व को बढ़ाएगा। बात समझ में आई? लेकिन एयर एलिमेंट अगर वाटर के पास चला जाए या वाटर की जगह पर एयर एलिमेंट चला जाए तो उस तत्व की वो कमी करता है, क्योंकि जब एयर का निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं वाटर का क्या होगा, खत्म हो जाएगा। वाटर खत्म होगा कि नहीं होगा? इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है आपको। बस ये चीज को समझ लीजिए ध्यान से, वाटर क्रिएट एयर, बट एयर किसको खत्म कर रहा है, वाटर को खत्म कर रहा है, पीछे वाले तत्व को। यानी पुत्र की जगह पर अगर पिता का तत्व आएगा तो वो उस तत्व को क्या करेगा, वहां उसको बढ़ाएगा। लेकिन अगर पिता की जगह पर अगर पुत्र अगर जाएगा, पुत्र वाला जो सन वाला एलिमेंट अगर जाएगा तो उस तत्व को कमी करेगा। ये थ्योरी कब काम आएगी, जब हम कट्स वगैरह को समझेंगे, कोई बड़े हुए पार्ट को समझेंगे, घटे हुए पार्ट को समझेंगे। इस चीज को अगर आप समझेंगे तो आपको ये थ्योरी बहुत काम में आने वाली। ठीक है, तो वाटर क्रिएट एयर, एयर क्रिएट फायर, फायर क्रिएट अर्थ, अर्थ क्रिएट स्पेस, स्पेस क्रिएट अगेन वाटर। क्लियर है इतना? ठीक है। अब एक बात करते हैं कि साइकिल ऑफ क्रिएशन हुआ ना, एक तत्व दूसरे तत्व की उत्पत्ति कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस तत्व का खत्म भी होता है वो तत्व। पापा की बढ़ते जाएगी, पीछे से म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब बात आती है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन। जहां एक तत्व दूसरे तत्व की उत्पत्ति कर रहा है, वहीं एक तत्व दूसरे तत्व को खत्म भी कर रहा है। तो यानी अपने से सामने वाला तत्व, यानी वाटर अगर फायर की जगह पर चला जाए तो क्या होगा, फायर खत्म हो जाएगी। यानी अग्नि के ऊपर अगर आप पानी डाल दें तो क्या होगा, अग्नि को बुझा देगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको समझने की बात है कि अगर वाटर एयर की जगह पर, सॉरी, वाटर हमारा फायर की जगह पे अगर आ जाएगा
तो क्या होने वाला है आप खुद समझ सकते हैं। हमारा जो फायर एलिमेंट है पूर्णतः डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरे तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसे ही अगर वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट अगर कोई बहता हुआ पानी है उसको रोकने के लिए क्या बनाए जाते हैं, मिट्टी के बांध बनाए जाते हैं। मिट्टी के बांध जो बनाए जाते हैं उसको रोका किसने, वाटर को किसने रोका, पृथ्वी ने रोका, अर्थ ने रोका। तो वाटर किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, सॉरी अर्थ किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपके वाटर को कर रहा है। वाटर डिस्ट्रॉय फायर एंड अर्थ डिस्ट्रॉय वाटर, ठीक है। एंड स्पेस, स्पेस किसको खत्म करेगी, स्पेस मतलब मेटल। मेटल कुल्हाड़ी किस चीज की होती है, मेटल की होती है। तो सबसे पहले वो किसको काटती है, पेड़ों को काटने वाली कौन, कुल्हाड़ी। तो ये स्पेस किसको खत्म करता है, यानी सामने वाला तत्व एक दूसरे का दुश्मन है। यही कारण है कि ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर यहाँ पर अपोजिट तत्व अगर आ गए, अग्नि के स्थान पर पानी आ जाए, स्पेस के स्थान पर अगर एयर आ जाए, या अर्थ के स्थान पर वाटर आ जाए, या वाटर के स्थान पर आपका अर्थ आ जाए, अग्नि आ जाए, तो ये आपके बैलेंस को पूर्णतः डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अभी के लिए इतनी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी तक हमने जितनी चर्चा की है, आज के लिए मैं बहुत ज्यादा, अभी चूंकि थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा हो गया तो कुछ दिमाग के ऊपर से जाने की बात हो जाएगी। अभी जो मैंने समझाया है इसमें अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए। हमारा डिटेल क्लासेस जो शुरू होगा वो हम मंडे से शुरू करेंगे। अभी ये पंच तत्वों की जो हमने बात की थी, पंच तत्वों के गुण धर्म की हम बात करेंगे, मेटल की बात करेंगे, सारी चीजों की बात करेंगे, डिटेल में सब चीजों की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जितना समझाया वो अगर किसी को समझ में नहीं आया है, कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ लीजिए। कुछ नहीं, सब समझ में आ गया। देखो भाई मेरे पास तो अभी आधा घंटा है। अब दो ही काम हो सकते हैं, या तो मैं आधे घंटे फिर आपको और पढ़ाना शुरू कर दूं, नो प्रॉब्लम सर, चलेगा, है ना, या फिर अगर कुछ पूछने वाले हो तो पूछ लो। सर नहीं आया, ये तो आ गया। एक नहीं सर, आगे चलिए, आगे चलें। आगे पढ़ाइए। सर आप समझाते इतना अच्छे हो, कोई डाउट ही नहीं रहता। अरे डाउट तो निकल के आप निकालोगे तो तब निकलेगा ना डाउट। तो पंच तत्वों की जब अपन बात करते हैं तो एक चीज थोड़ी सी चर्चा में, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बेसिक वाला जो पार्ट है पंच तत्व, हाँ पंच तत्व के बारे में हम थ्योरेटिकल बिल्कुल पूरा की पूरा इसको हम पंच तत्वों की अपन बात करेंगे। इवन दैट जब हम पंच तत्वों की बात कर रहे हैं उसके पहले थोड़ा सा और चीज पे आता हूं, यानी जो हम बेसिक की जो बात कर रहे थे। जब भी हम किसी घर में वास्तुशास्त्र में जब हम लोग बात करते हैं तो सामान्य तौर पर हमारी दो दिशाओं पे आपको विशेष फोकस करना चाहिए। अभी मैं थोड़ी सी एक चीज, एक सेकेंड रुको। जब हम किसी भी प्लॉट की बात करते हैं तो ये इस तरह से कोई का प्लॉट शेप ऐसा हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, या किसी का स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम इन दिशाओं में इसमें दिशाओं की जब अपन बात करते हैं तब हमारे पास जब हम देखते हैं तो ये हमारी चार दिशाएं हो गई। ठीक है, थोड़ा सेंटर नहीं आया है, समझ लीजिए। मान लीजिए यहां पर नॉर्थ है, यहां ईस्ट है, इसके सामने साउथ है, एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। और इन्हीं के जब पहले दिशाओं की बात होती थी तो पहले चार दिशाओं की बात होती थी हमारी, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट की बात होती थी। और उसके बाद में जो बात होने लगी वो हमारी 8 दिशाओं की बात होने लगी। यानी
ये 8 दिशाएं जो हैं, तो यहां पर नॉर्थ और ईस्ट जहां मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट जहां मिलता है वहां बोलते हैं हम साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट जहां मिलता है वहां बोलते हैं हम साउथ वेस्ट। और नॉर्थ एंड वेस्ट जहां मिलता है वहां बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ध्यान देने की बात, अगर किसी घर का नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है तो वहां साउथ वेस्ट में भी डिस्टरबेंस आपको मिल ही जाएगा। और अगर किसी घर का ये वाला पार्ट अगर डिस्टर्ब हो गया किसी भी प्रकार से, तो समझ लो वास्तु का सब कुछ मामला गड़बड़ उसका हो गया। क्योंकि ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, आपका दिमाग, व्यक्ति का दिमाग होता है, यहाँ से नए विचार जो आपको आते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर ये बोलता है कि भाई मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूं, हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जीवन में स्थिरता भी नहीं होगी। क्योंकि साउथ वेस्ट ये पूरा की पूरा आपका स्पाइनल कॉर्ड जैसे होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी। जैसे माता के गर्भ से जब किसी बालक का जन्म होता है उसको बोलते हैं हम नाभि, तो ये हमारी जैसे नाभि से जो कनेक्ट होता है उसको ब्रह्मनाभि बोलते हैं, सेंटर पॉइंट बोलते हैं। और यहीं से हमारे पूरे के पूरे जो हमारे 7 चक्रास भी होते हैं, ऐसे घर में भी चक्रास होते हैं। तो अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये दो अगर किसी घर में डिस्टर्ब हो गए तो समझ लो अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट कट गया, साउथ वेस्ट कट गया, ये जल तत्व है यहाँ पर जो अभी मैं थ्योरी समझा रहा था आपको, और ये पृथ्वी तत्व है, ये अर्थ एलिमेंट आ गया। अगर यहां पर जल तत्व आ गया साउथ वेस्ट में, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहां अग्नि तत्व आ गया तब भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा दिशाओं के बारे में मुझे बात करना थी कि दिशाएं किस प्रकार से होती हैं। ये चीज समझने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जब भी डिस्टर्ब होगा तो जहां भी वास्तु डिस्टर्ब होगा, पंच तत्व डिस्टर्ब होंगे, वहां किसी ना किसी प्रकार से समझ लीजिए अभिशाप है, वहां पर किसी ना किसी प्रकार से वहां अकाल मृत्यु ज्यादा हो रही हैं। देखा जाता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट अगर वहां पर इनबैलेंस होगा तो इस प्रकार की चीजें व्यक्ति को मिलेंगी, व्यक्ति डिप्रेशन में होगा, किसी ना किसी प्रकार से वहां इस प्रकार की चीजें आपको मिलती ही हैं। ठीक है, तो जब अपन भारत की बात करते हैं, अपने भारत देश की बात करते हैं, कुछ लोग जैसे मान लीजिए बात करते हैं फैंसी की वास्तु की भी बात करते हैं, बट हम जब भारत की बात करते हैं तो भारतीय वास्तु की बात करते हैं, तो हमारे भारत में अधिकांश ऋषि मुनियों का जन्म हुआ है। क्यों? उसका कारण उसका यह है कि हमारे भारतवर्ष के जब ईशान और उत्तर में अपन बात करते हैं तो वहां से दिव्य जो जल की नदियां वहां से बहती हैं, यानी हमारा जो पूरा की पूरा जो ईशान वाला पार्ट है, उत्तर वाला पार्ट है, तो जो प्रमुख नदियां हैं वहां से तो दिव्य ऊर्जा वहां से प्राप्त होती है। तो हमारी मिट्टी के अंदर ऐसे संस्कार हैं जिसके कारण महान ऋषियों ने जहां पर जन्म किया। ठीक है, क्योंकि भारत जो है वो दिव्य परंपराओं से जुड़ा हुआ है। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे और जगहों पर इतने महान विभूतियों के जन्म क्यों नहीं हुए, हमारे भारत में उसमें जन्म होने का क्या कारण है, तो ये आप चीजें अगर समझेंगे तो इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। दूसरा, एक कई सारे मिथ आपके इसमें चलते हैं। मिथ किस प्रकार के होते हैं कि साउथ की जगह नहीं लेना चाहिए, साउथ फेसिंग की चीज नहीं लेना चाहिए, बहुत खराब होती है। कई सारे के मिथ होते हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग थोड़े से, मैं आपको चीजें दे रहा हूं देखने के लिए। आपके पास कल का दिन है, आपको आसपास का वातावरण देखना है, अपने शहर का वास्तु देखना है, आपके नगर का जो वास्तु, अपनी कॉलोनी का वास्तु है उसको आपको थोड़ा सा देखना है। और आपको देखना है कि अगर मान लीजिए कहीं नॉर्थ उठा हुआ है किसी जगह पर, यानी किसी चीज, किसी नगर में या किसी कॉलोनी में या किसी बाजार में जिसका नॉर्थ ऊंचा हो, उस बाजार की क्या स्थिति है, और जिस बाजार में या कॉलोनी में साउथ ऊंचा हो उस जगह की क्या स्थिति है। जिस नगर में साउथ, आप अपने साउथ की तरफ अगर जाके देखेंगे तो वहां पर साउथ की जो चीजें हैं, चाहे साउथ की जो बिल्डिंग है, साउथ की जो मार्केट है, उनकी क्या स्थिति है, क्या वो ज्यादा
प्रॉस्पेरिटी वाले हैं, ज्यादा डेवलप्ड हैं, ज्यादा महंगे हैं नॉर्थ की तुलना में? अगर आप लोग अगर थोड़ा सा अनुमान लगा पाए तो मुझे बता सकते हैं अभी, क्या ऐसा है? आपने देखा है कि नहीं देखा? हाँ सर, साउथ का अगर साउथ उठा हुआ है तो वहाँ पे मैंने देखा है कि उन्होंने तरक्की तो है वहाँ पे। अपने नगर के साउथ के तरफ आप वो सोचना दुकान, शुरू कीजिए। यस हाँ, सर। क्योंकि उस साइड में सर तरक्की हुई है जल्दी जल्दी, और रेट भी महंगे हुए उस साइड। तो क्या होता है कि जब हमारा जो मिथ है कि साउथ फेसिंग खराब ही होता है, ऐसा नहीं है। आप अगर बड़े बड़े शोरूम अगर देखेंगे, बड़े बड़े महल देखेंगे, साउथ फेसिंग आपको वहां देखने को मिलेंगे। बट सर मेरा घर जो साउथ फेसिंग ही है। हाँ, लेकिन बस फर्क कितना है, अपन इस कोर्स के अंदर पूरा की पूरा सीखने वाले हैं कि जब उस साउथ फेसिंग का उसका जो डोर, मेन डोर है, अगर वो गलत जगह पर बन जाता है, परेशानी वहां शुरू होती है। जब हम एज अ वास्तु शास्त्री हम लोग बात करते हैं, वास्तु को अच्छा रखने के लिए अपन, जैसे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अपन आयुर्वेद की मदद लेते हैं, ऐसे वास्तु को अच्छा रखने के लिए अपन वास्तुशास्त्र की मदद लेते हैं। तो हर जगह का एक पर्पज होता है। जो भी व्यक्ति एक पर्पज से कोई जगह लेता है, चाहे वो घर के लिए लेता है, फैक्ट्री के लिए लेता है, शोरूम के लिए रहता है, ऑफिस के लिए रहता है, सब जगहों का अपना अपना एक पर्पज होता है। और उस पर्पज को पूरा करने में अगर उसे कोई परेशानी आ रही है, कोई इनपरफेक्शन आ रहा है, तो उसको दूर करना एकमात्र उपाय उसका जो है वो वास्तु है। वास्तु की विद्या के माध्यम से हम उसको कुछ इस प्रकार के ट्रीटमेंट हम वहां पे कर सकते हैं कि उसके कर्म काटने में भी वास्तु आपकी मदद करता है। ठीक है, तो इसके कारण से हमें इस वास्तु के माध्यम से अच्छी तरह से समझना है उन सब चीजों को। तो एक कोर्स, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि भाई हमारा ये कंप्लीट कोर्स है, एलिमेंट बैलेंसिंग को अपने समझना है, पंच तत्वों को अपने को समझना है। तो एक और चीज जो जिस पे है बात, आजकल क्या हो रहा है, अगर आप लोगों ने देखा हो, जो पुराने वास्तुविद हो या वास्तु से जो लोग परिचित हों, वो क्या करते हैं, सिर्फ एनर्जी बैलेंसिंग पे ध्यान देते हैं। एनर्जी बैलेंसिंग यानी एनर्जी को बैलेंस करा दो और काम हो गया। या कुछ लोग सिर्फ क्या करते हैं, एलिमेंट बैलेंसिंग पे देते हैं। तो ये दोनों चीजों को आप अकेला एक तरह से काम करना ठीक नहीं है। अगर किसी जगह की एनर्जी बहुत खराब है, अगर किसी भूमि में स्पंदन नहीं है, अगर किसी भवन के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा अगर हो गई है, तो वहां पर आप कितनी भी एलिमेंट अगर बैलेंसिंग करा देंगे, पंच तत्वों का संतुलन अगर वहां पे करा देंगे, तब भी वहां पर उतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले नहीं है। और इसी प्रकार से अगर पंच तत्वों पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे और वहां सिर्फ एनर्जी को बैलेंसिंग करा देंगे, तब भी वहां आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तब हम क्या करते हैं, इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर हम वो सारी चीजें सीखेंगे, किस प्रकार से हम एलिमेंट को बैलेंसिंग करें और किस प्रकार से हम उसके जो एनर्जी है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने किया, आपको बताया था कि गर्भ में जब शिशु का जन्म होता है तो वहां से एक वास्तु उसी दिन से वहां बनना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार के वास्तु में उस गर्भस्थ शिशु की नींव रखी गई, वहीं से उसका वास्तु भी शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा जैसा आप प्रारब्ध लेके आते हैं, तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे मानो आप एक मोबाइल खरीदते हो, उस मोबाइल के अंदर कुछ तो ऐसे ऐप आते हैं जो प्री लोडेड होते हैं नहीं होते, यस और कुछ ऐप आप डाउनलोड करते हो अपनी आवश्यकता अनुसार। प्रारब्ध और क्रियामण कर्म भी यही है। 60% जो पार्ट हमारा प्रारब्ध का है वो आपके नया मोबाइल है। उसके अंदर जो चीज भर के आई है वो आपको एज इट इज, ना आप उनको हटा सकते हो, ना आप उनको कोई नई चीज, आप उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हो, अपनी जैसी जरूरत पड़ती है वैसे ऐप उसके अंदर डाउनलोड कर लेते हो और अपनी लाइफ जैसी आपकी जरूरत है वैसा स्मूथ करते चले जाते हो। दिस इज 40% कर्मास। हम अपने क्रियामण कर्म के द्वारा उनको ठीक कर लेते हैं। तो ऐसे वास्तु के जो ट्रीटमेंट होते हैं, क्या वास्तु काम करता है। आप जब लोग फील्ड में जाओगे तो कई सारी चीजें इस प्रकार की आएंगी कि अरे ये सब फालतू की चीजें हैं। तब आप इस चीज को समझ सकते हो कि वास्तु वास्तव में किसी का जीवन बदल सकता है, जो उसको
उसके किस्मत में नहीं हो, उसके भाग्य में नहीं हो, तो क्या वो उसको दे सकता है? क्या लगता है आपको? कोई भी? मतलब नहीं। अगर एक दीपक है, उस दीपक में अगर घी भरा हुआ है और बाती बार बार बुझ रही है, हम थोड़ा सा उसको चिमटी से ऊपर उठा देंगे, उस बाती को सहारा दे देंगे, वो दीपक जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन किसी दीपक के अंदर घी ही नहीं है, बाती पूरी जल चुकी है, आप कितना भी उसको जलाने की कोशिश करोगे, वो दीपक को आप नहीं जला सकते। यही होता है प्रारब्ध, ये होता है उसका भाग्य। हम कहाँ कर सकते हैं? किसी व्यक्ति ने पाइपलाइन से कनेक्शन घर के अंदर लेके रखा हुआ है, उस पाइपलाइन में पानी भरपूर है, लेकिन उसने जो कनेक्शन लेके रखा हुआ है और अपने घर तक वो नल का कनेक्शन लेके आया हुआ है, उसके अंदर कचरा है, वो पाइपलाइन फूटी हुई है, पाइप का जो पानी है वहां से लाइन प्रॉपर आपके घर तक आई है, उस लाइन को फूटा हुआ है, वास्तु उसको रिपेयर कर देगा। वहां से पानी की जो पाइपलाइन फुल है, वो आपके घर तक पाइपलाइन प्रॉपर पानी आने लग जाएगा। वास्तु है ये। आपके घर से, घर के सामने जो नाली बह रही थी, उसका कचरा अगर मान लो बह रहा है, वो सड़क पे जा रहा है, पानी, गंदा पानी सड़क के सामने से बहने लगा, क्योंकि आगे नाली चौक थी, आपने क्या किया, उसको साफ कर दिया, एक डंडा डाला, वो कचरा वहां से निकाल दिया, वो फ्लो बढ़ गया। वास्तु ये है। आपको एक वीआईपी रोड मिली, आप उस वीआईपी रोड से जा रहे हो, एकदम 120 की स्पीड पे आ रहे हो, एकदम स्पीड ब्रेकर आया, आपको झटका लगा। वो स्पीड ब्रेकर को हटाने का काम अगर किसी ने किया, रोड तो बहुत बढ़िया है, आपकी गाड़ी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो जो स्पीड ब्रेकर आया, वो जो बीच बीच में टोल टैक्स आपको देना पड़ा, बीच में आपको जो चुकाना पड़ रहे हैं, वो सब चीजें क्या है, ये सब अड़ंगे जो बीच में आते हैं, इसको हटाने का काम अगर कोई करता है, वो स्मूथली आप अपनी लाइफ को जी सकें, स्मूथली अपने जीवन में अपन आगे बढ़ सकें, इसका काम करता है वास्तु। ठीक है? तो जीवन में जो रुकावटें हैं, जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने का काम करता है ये हमारा वास्तु काम करता है। जो चीज हमें प्राप्त नहीं हो रही, स्मूथली प्राप्त नहीं हो पा रही, हमारे उन वास्तु उपायों के माध्यम से वो चीज हमें निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त हो सकती है। क्योंकि अब जब भी असंतुलन की स्थिति बनेगी, असंतुलन की स्थिति में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ती है, और जब आप उसी को संतुलित अवस्था में कर देते हैं, हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ठीक है ना? तो ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई, यही पूरा सिस्टम हमारा वास्तु का है। इसी के तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, समझेंगे इन सब चीजों को कैसे मैच करना है। वो थोड़ा सा अपन मंडे से इस क्लास को प्रॉपर करेंगे, सारी चीजों की डिटेल जानकारी अपन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का एक इंट्रोडक्टरी सेशन था कि क्या क्या कैसे कैसे अपन सीखेंगे। अभी कोई भी चीज पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस जी। सर जैसे कोई कहता है कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जॉन जो होते हैं उसका साउथ वेस्ट हाँ, ही होता है। देखो, अगर कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि भाई मुझे ग्रोथ नहीं हो रही, किस चीज में ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, भाई उसको नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इसके कारण से ग्रोथ नहीं हो रही। व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन व्यक्ति निर्णय ही नहीं ले पा रहा है, इसके कारण से ग्रोथ नहीं हो रही। तो इन सब चीजों को हमें देखना वहां पड़ेगा कि किस प्रकार से उसको ग्रोथ ना होने का कारण क्या है, उस कॉज को हमें ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ एक कोई फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक सर। सर मैंने आपसे एक चीज भी पूछी थी, किसी ने मेरे घर के बारे में बताया, पीवाई एनर्जी के बारे में बताया, तो सर उन्होंने तो हाथ जोड़ दिए, बोले नहीं है, तो क्या सर इसका कोई समाधान है? एनर्जी, एनर्जी लो है ऐसा बताया? नहीं, पीवाई एनर्जी। अच्छा, पीवाई एनर्जी है, हाँ कोई बात नहीं। देखो, पीवाई एनर्जी जो है घर में हमारी, जब हम एनर्जी को टेस्ट करना सीखेंगे एडवांस कोर्स में, जब अपन आप इस चीज को, सब चीज को समझेंगे, तो जो घर में एनर्जीज हमारी होती हैं, जैसे मान लीजिए कभी बंधन दोष होता है, कभी
हमारा किया कराया किसी ने कुछ होता है, किसी ने कुछ करा दिया, या फिर पिशाच योग हो जाता है। एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा नकारात्मक एनर्जी इस प्रकार की होती है कि पुरानी जो आपके घर के जो पूर्वज थे या वो उस प्रकार की एनर्जी वहां डिस्टर्ब है, तो उसको ठीक करने का तरीका है। उसमें ऐसी कोई डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। सारी चीजों को बैलेंस, डिस्टर्ब मतलब जो डिस्टर्बेंस है उनको ठीक किया जा सकता है किसी भी तरह से। आप अगर इस कोर्स में मेरे साथ हैं तो सारी चीजें आपको मैं सिखाऊं। दरअसल क्या है ना सर, मेरी एज भी लगभग 40 हो गई है, मेरे बड़े भाई हैं और वो 50 क्रॉस कर गए हैं। तो ये मान लीजिए हम लोगों ने कभी कुछ हुआ ही नहीं ना, व्यापार चला ना, नौकरी चल पाती है, और जो ग्रोथ लेवल है ना सर आप पैसे का। सारी चीजों को जब आप समझना शुरू करोगे, धीरे धीरे आप चीजों से जुड़ते चले जाओगे, कनेक्ट होते चले जाओगे, तो आपको चीजें समझ में आएंगी किस स्तर पर वो जाके काम कर रही हैं। क्या वो कुंडली का कारण है, क्या वो घर का कारण है, क्या वास्तु दोष का कारण है, क्या वो एनर्जी का कारण है, ये सारी चीजें आप समझते जाओगे। ठीक है ना? तो किस चीज की वहां जरूरत पड़ेगी वहां अपन देखेंगे उसको। ठीक, थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते ज्योतिर्मय जी। सर वेस्ट बंगाल कोलकाता से। जी जी ज्योतिर्मय जी। इसका नोट्स वगैरह भी तो सर आप कुछ देंगे? हाँ, मैं नोट्स दूंगा। अच्छा सर। बट मेरा ये कहना आप सभी से है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो लिखिए। तो आप नोट करें, क्योंकि आप नोट कर वो रखते हैं। नोट तो मिलेंगे, नोट्स आपको सारे दे दूंगा, लेकिन नोट्स में डिटेल कितना होगा वो मेरे हिसाब से मैं आपको दे दूंगा। लेकिन जब मैं फ्लो में होता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं, तो हो सकता है मैं वहां पर कुछ ऐसी चीज आपको बता जाऊं। कई बार ऐसी होती है ना कि सामने वाला व्यक्ति जब किसी चीज को कुछ प्राप्त होना होता है तो स्वतः हमारे मुंह से वो चीज निकल जाती है। अब हो सकता है वो नोट्स में ना मिले, है ना? तो जी सर, जी सर, आप, जी मेरा सर। सभी से रिक्वेस्ट ये है, आज तो मैं पूरा रिकॉर्डिंग भी पूरा कंप्लीट चल रहा है, कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके वो पूछते रहिए, बीच में अपना वो कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है रिकॉर्डिंग में कई चीजें आपको मिसिंग भी हो सकती हैं कभी, जी सर। और नोट्स में वो सारी चीजें आपको ना मिलें। ना, नोट कर लेना तो सबसे अच्छा है, यस यस। क्योंकि आप जब पढ़ाते रहेंगे कुछ कुछ बातें ऐसे आ जाएगी जो बाहर नोट में नहीं मिलेगा। राइट। कहे कहे आप पर भी तो एक तो प्रभाव होता है। बुध भी अच्छा होता है लिखने से। हाँ, ये बात भी है। ठीक है। सर इसमें बैठने का भी कुछ रहता है कि हमें साइड में बैठ के पढ़ना चाहिए? व्यक्ति को कहाँ पढ़ना चाहिए, वैसे तो मैं आपको सारी दिशाएं समझाऊंगा कि किस दिशा में आपको बैठने से कौन सा बेनिफिट मिलता है। फिर भी व्यक्ति को अच्छे थॉट, मतलब अगर आप स्थिरता चाहते हैं तो अपने स्किल के जोन में साउथ वेस्ट में अपने को बैठना चाहिए, है ना? अदरवाइज नॉर्थ में हम लोग बैठ सकते हैं। हर जोन का एक अपना मतलब होता है। कुछ नेगेटिव जोन्स में बैठने की मनाही की जाती है कि उस जोन में मत बैठिए, बाकी सभी जगह आप बैठ के काम कर सकते हैं। मैंने कहा ना, कई सारे मिथ हैं जो हमें तोड़ना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे नहीं साहब आप साउथ में मत बैठो, साउथ की तरफ फेस मत करो। और कई सारी ऐसी विद्याएं हैं, या जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हो तो हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट को, आप साउथ की तरफ फेस करके पढ़ो। तो मिथ हैं कई सारे, तो हम इन सब चीजों को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे धीरे धीरे, है ना? सुराना जी, नीलेश जी, जय जय दिलीप जी। जय मेरे जी। को ये पूछना था सर जी, ये अगर प्लॉट में या घर में नेगेटिव एनर्जी है तो कैसे आइडेंटिफाई? देखो, नेगेटिव एनर्जी को, अभी तो पहला दिन है, नेगेटिव एनर्जी को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वहां पर क्या कीजिए, कुछ जो कई प्रकार के बीज अगर हम भूमि पर छोड़ देते हैं, तो अगर वो 2-3 दिन में अगर अंकुरित हो जाते हैं, 2 दिन 3 दिन में अंकुरित हो जाते हैं, समझ लीजिए वहां नेगेटिव एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर भूमि के अंदर 7 दिन में भी बीजों का अंकुरण नहीं हो पा रहा है, तो समझिए वहां नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है? आपको पहुंच के वहां पर अपने आप गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा किसी भी जगह पर, वो नेगेटिव एनर्जी को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है। आपकी बॉडी जो है ना, वो जैसे जैसे धीरे से आप इंट्यूशन को डेवलप करने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक आपकी बॉडी वो वहां पर वो वाइब्रेशंस देने लगेगी
वो स्पंदन आपको महसूस होने लगेगा कि आप महसूस कर पाओगे कि ये एनर्जी निगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो वो चीजें जो एडवांस कोर्स में आप लोग सीखने वाले हो वो सारी चीजें आपको आएगी। पर फिर भी एक जो तरीका है भूमि चयन का, मैं जब सिखाऊंगा आपको मंडे को, जब ये भूमि चयन वाला हम पाठ करेंगे तो उसमें मैं नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को कैसे देखें वो भी समझाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। सैमसंग FM ये कौन है? मैंने कहा ना अपना नेम के साथ में लॉगिन हुई है। सैमसंग SM के नाम से जो भी है, SM F936D हैंडल है आपका, बताइए। सर नाम क्या क्या नाम है आपका? सर धर्मेंद्र, वो नाम नहीं आ रहा है, मैं अभी मोबाइल में ज्वाइन किया चलिए कोई इसलिए बात शायद नहीं, नहीं। ठीक कर हाँ, लीजिएगा। हाँ मैं धर्मेंद्र देख जी लूंगा। बताइए। जी धर्मेंद्र जी। सर, अभी तो मैं पूछने वाला था लेकिन आपने तो जवाब दे दिया। भूमि चयन से शुरू करेंगे ना हम? भूमि चयन, हाँ खात हाँ मुहूर्त, करेंगे भूमि क्या, संस्कार, बिल्कुल। जो स्टार्टिंग वहीं से होगा ना? अभी अभी हम पंच तत्वों को हमने आज पढ़ा था, कल पंच तत्वों के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। पंच तत्वों की जो क्वालिटीज होती है वो क्या होती है, फिर भूमि चयन को हम पकड़ेंगे। भूमि चयन से हम शुरुआत करेंगे, कैसे हमें भूमि चयन करना चाहिए, कैसा किस प्रकार के प्लॉट की क्या उपयोगिता होती है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ओके 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 सर, थैंक यू। कुणाल यादव जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं पूछा था इसके लिए हम जो डायरेक्शन निकालने के लिए सर ऐप कौन सा इस्तेमाल करें जिसमें हमें पता लग जाए ये दिशा कौन सी है सर? मैं दे दूंगा आपको, जी जी। आपको मैं सारी चीजें दे दूंगा, ऐप भी दे दूंगा जिसके माध्यम से आप आराम से डायरेक्शन लेंगे, वहां तक पहुंचने दो। आज तो हम सिर्फ नहीं, आपने जैसे सर इंट्रोडक्शन। आपने अभी पीछे एक बताया था ना कि आप अपने किसी मोहल्ले में आस पड़ोस में देखो कि हाँ, साउथ ऊंचा है तो या ये नीचा है, सामान तो ऐसे सामान सामान के लिए मैं आज लिंक आपको एक ऐप दे दूंगा, उस ऐप के माध्यम से आप देख सकते हो। जी जी मैं दे दूंगा, अभी लिंक दे दूंगा। जी जी, थैंक यू सर। ओके। मुझे प्रणाम। प्रणाम प्रणाम हरीश जी। मुझे ये कह रहे साउथ वाली बात कर रहे थे आप, जी तो मैं तो 5-6 साल से देख रहा हूँ, लेकिन साउथ वाले इतने डेवलप नहीं है, क्योंकि उसमें जो जोन होते हैं उसमें SC S4 के अलावा सारे तो डिफॉल्टर ही होते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सक्सेस ज्यादा नहीं है साउथ फेसिंग वाले। साउथ फेसिंग में मैंने कहा ना कि साउथ फेसिंग में अगर हमारा डोर प्रॉपर जगह पर बन गया जी 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 जी, तो फिर मुझे उसकी लगता है भावना सारे कोई, सारे दोस्त खत्म कर देता है वो साउथ फेसिंग बिल्कुल वाला जो सारे भी दोष चीज खत्म रही। कर देता है, लेकिन अगर जी जी, गलत दिशा में डोर बन गया परेशानी तो वहां मुझे होती है। इसी वजह से ज्यादातर लोग साउथ फेसिंग पसंद नहीं करते, क्योंकि मिलता ही नहीं लोगों को, या वो देख नहीं पाते हैं या भगवान उसको देख नहीं पाते हैं। कारण ये होता है ना, ऐसा नहीं होता। मैंने ये भी बताया कि आप अपना जो भाग्य लेकर आए हो, जो कुंडली लेकर आए हो, है ना, ठीक है, ठीक है। वैसा ही वास्तु आपको मिलने वाला है। प्रारब्ध अच्छा है, आपको अच्छा वास्तु मिलेगा। अगर आपको प्रारब्ध में गड़बड़ है तो आपको ऑटोमेटिक ऐसा प्लॉट मिलेगा जिसका नॉर्थ ईस्ट ही कटा होगा, साउथ वेस्ट ही कटा होगा, मिलना ही ऐसा है। और इवन दैट मैंने तो इतनी सारी केस स्टडियां देखी जिसमें मैं गया तो यानी एक व्यक्ति ने जो घर लिया तो साउथ वेस्ट में अगर उसके कोई परेशानी पुराने घर में थी या टॉयलेट साउथ वेस्ट में था, तो नया घर लिया तब भी उसमें साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम, यानी वो चीजें आपके साथ में कैरी करती हैं। ये ग्रह जो होते हैं, जो आपका प्रारब्ध है, वो आपके साथ में चिपका रहता है, आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब आप इसके प्रति थोड़े से जागरूक हो जाते हैं तब फिर आप चीजों को समझने लगते हैं। हरी जी क्या पूछ रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जैसे कोई प्लॉट है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा लैंड उसमें आ गया, माने किसी और ने अपना लैंड छोड़ दिया और वो हमारी लैंड में ज्वाइन हो गया एक तरीके से, तो हमारा जो परचेज लैंड है उसी का वास्तु, उसी का सेंटर पकड़ा जाएगा, या जो टोटल हो गया अभी? रजिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, किसके नाम अच्छा। से रजिस्ट्री है, कितनी भूमि, आप कितने वास्तु का उपयोग कर रहे हो उसका सेंटर अपने को पकड़ना है। जितना वास्तु में आपने निर्माण किया है, अगर उसने छोड़ दिया है और आप उसके अंदर निर्माण करने वाले हो तो समझो वो आपके यहाँ काउंट होगा। अच्छा। ठीक है,
और अगर आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, आप अपने प्लॉट पे हो, काम कर रहे हो, तो इसीलिए तो फिर वहां पर कट और एक्सटेंशन अगर है तो उसकी थ्योरी पे काम करते हैं अपन। कट और एक्सटेंशन, अपनी भी भूमि है, मान लीजिए बड़ी हुई है, कोई कोना उसका बड़ा हुआ है, तो हम वहां पर भी उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उस भूमि को छोड़ते हैं या उसको कट करते हैं, कैसे भी करते हैं, वो ट्रीटमेंट की बात होती है ना। तो अच्छा रजिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, वास्तु अच्छा जो रह रहा है उसके अंदर उस पर इम्पैक्ट डालता है। अच्छा। और मानिए कुछ एरिया था जो हमने परचेज करा और वो कुछ पोर्शन गवर्नमेंट के पास चला गया, मतलब रोड बड़ी करी उन्होंने या नाले वाले बनाए, तो अब वो लैंड छोटा हो गया, तो भी उसे दोबारा से उसका अब बिल्कुल, सेंटर अब करना पड़ेगा। दोबारा से जो जो इस समय वर्तमान में है उसका आपको फिर से जान करना। करके सेंटर निकालना पड़ेगा और फिर वहां पर सारा काम करना पड़ेगा। अच्छा, दोबारा से। बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है सर। जसमीत, सर हैंड रेज कर लीजिए प्लीज, जो भी पूछेंगे क्वेश्चन। जसमीत जी क्या पूछ रहे हैं? प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम वास्तु में स्लोपिंग भी देखते हैं, लेकिन अगर किसी का घर बन गया है, अब वो फर्श पक्का हो गया, अब वहां पर हम स्लोप कैसे चेक करेंगे? देखो, घर तो पक्का हो गया है ना, अब हम्म। हम एज अ वास्तुशास्त्री वहां पर जा रहे हैं तो ट्रीटमेंट तो हमें देना ही है ना। भले ही वहां हम्म। स्लोप का प्रॉब्लम हो गया है, कहीं उसने गलत बना के रखा हुआ है, तो यही सारी चीजें ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। यही सब तो ट्रीटमेंट में हम्म। करना है अपने को, है ना। करेंगे कैसे करेंगे? धीरे 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 धीरे। आज तो पहला क्लास है, अब मैं ठीक है। आज आप अंतिम क्लास करना चाह रहे हो तो मैं अभी ट्रीटमेंट नहीं बता दूं। ठीक है, ठीक है सर। अभी जी तो सर। जर्नी बहुत लंबी चलने वाली है अपनी, है ना। लगभग जी। एडवांस वास्तु तक हमारा लगभग 2 महीने तक कोर्स चलने वाला है ना। तो जी सर। और बाकी हम बेसिक में भी काफी सारे ट्रीटमेंट्स की चर्चा करेंगे, है ना। हाँ, मीनल जी। जय जिनेन्द्र सर, राजनंद जी। बहुत अच्छा लगा आज का। जी। एंड सभी को जय जिनेन्द्र। इट वाज रियली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आपको सुनना अपने हम्म आप में एक वो था, हम्म काफी रिलैक्सिंग लगा। और मतलब एक हर क्लास आपका एक नया ही रहता है। आई हम्म कुड फील इट कि पहले का भी जो वास्तु बेसिक आपसे सीखा और ये जो फर्स्ट लेक्चर अगेन, इट हैज रियली ग्रेट इनपुट्स। कुछ पार्ट वो भी था पहले का भी, बट स्टिल। और यहाँ पर मैं जो आप प्रश्न कर रहे थे तब से मैं मौन था, इसलिए नहीं, बट ओके। हाँ। मतलब मैं मेडिकली भी जो आप चीज कह रहे थे, आई कुड फील एवरी डे इन एंड आउट। जब हम हेल्थ चैलेंज से गुजरते हैं और जो हम लोग के मिसकंसेप्शन है कि मेडिसिन क्योर करती है, इवन ये मेरा ही नहीं, होलिस्टिकली आयुर्वेद कंसेप्ट पूरा पंचतत्व पे बेस्ड है। हमारी प्रकृति पूरा उसी कॉम्बिनेशन से है, हम जानते हो। ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मेरा, या जो डॉटर है मेरी वो भी मेडिकल पढ़ रही है, बट शी ऑलवेज टेल मम्मा मेडिसिन से कुछ नहीं होता है। एक छोटी सी मेडिसिन हमारी बॉडी में इतना ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाती है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड हो जाता है कि नहीं मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, तो होता है। और ये 3 डेज का प्रोसेस, कोई भी चीज, कोई भी पेन वेदनी कर्म आता है तो 6 घंटे का रहता है। तो आई फील कि अगर हम उस समय में अपने आप को स्टेबल कर लें एंड वी जस्ट ऑब्जर्व करके, लाइक आप इस क्लास के जस्ट पहले ही आई वाज हैविंग एक्यूट पेन, बट वो डॉक्टर ने रिलैक्स करा और मैंने कहा मुझे क्लास अटेंड करना है बेटा, कुछ भी हो तुम मेरा मोबाइल लैपटॉप ला दो। उसने मुझे लेटा दिया था सिस्टर की डॉक्टर ने, और डॉक्टर एक तो बोले मौसी आप रिलैक्स रहे बस। एंड जस्ट इन 2 to 5 minutes, बिकॉज वो एक पैशन था कि नहीं मुझे क्योर होना है एंड आई विल सेल्फ क्योर माई सेल्फ। बस टाइम हो गया है 7 बजे बाद, वो बोली पानी, मैंने कहा नहीं सब ओवर हो गया है, तुम बस मुझे मेरा में दे दो सिस्टम, आई विल बी हैप्पी। बिल्कुल, इस तरह का इस पैशन के साथ में जब आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ अलग चीजें मिलेंगी। क्योंकि निश्चित रूप से मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा कंसेप्ट, मतलब मान लो आज मैंने सोच के रखा कि मुझे कुछ चीजें देना है, लेकिन आप लोग जब सामने होते तो हो सकता है कुछ नई चीजें ऑटोमेटिक वो निकल के आती, वो आपके भाग्य के साथ में, भाग्य के कारण से निकल के आती हैं। जिसको जो मिलना होता है ना, वो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो मैं देना चाहता हूं लेकिन मैं दिमाग से स्लिप हो जाती है, वो आपको नहीं पढ़ा पाता हूँ, कई बार ऐसा होता है। और कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं भी दिमाग में होती हैं, वो सडनली सामने आ जाती हैं। तो जो मिलना होता है मिलता है, तो बिल्कुल पैशन के साथ में आप रहिए। और साथ में स्वर की साधना,
सभी लोग स्वर की साधना आप में शुरू करें। स्वर इन द सेंस, मैंने पहले शायद अगर जिन लोगों ने तो अटेंड, कुछ लोगों ने किया हुआ है, जिन लोगों को नहीं पता तो वो एक चीज को ध्यान रखें। एक प्रोसेस में आपको बता रहा हूं। स्वर साधना, हमारे दो स्वर चलते हैं, हमारा लेफ्ट नॉस्टल एंड राइट नॉस्टल, ठीक है। तो लेफ्ट नॉस्टल से जब फ्लो आ रहा है उस समय बोलते हैं तुम्हारी चंद्र नाड़ी चल रही है, और राइट नॉस्टल से जब फ्लो आ रहा होता है तो हमारा चल समझते हैं हम सूर्य नाड़ी चल रही होती है। जब लोग सुबह उठते हैं, हम लोग जब सुबह उठें तो आप लोग को क्या करना है कि जब भी आप उठें तो उसी पैर को सबसे पहले जमीन पर रखना है जो भी नाड़ी आपकी चल रही है। मैं डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बट इतना आपको करना है, एटलीस्ट इतना करना है कि जब भी सुबह उठेंगे सबसे पहले अपना नॉस्टल चेक करेंगे कि किस नॉस्टल से वायु का वेग आ रहा है, यानी किस नॉस्टल से आपका श्वास आ रहा है। जैसे अभी चेक करेंगे अगर, तो आप देखिए आपके एक नॉस्टल से वायु का वेग ज्यादा आ रहा होगा, एक नॉस्टल से रुका हुआ सा होगा या कम होगा या नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमारा हमेशा एक ही नॉस्टल चलता है, यानी या तो चंद्र नाड़ी चल रही होती है या सूर्य नाड़ी चल रही होती है। तो जब सुबह आप उठेंगे तो उस समय, इसका उठते समय विशेष ध्यान आपको रखना है कि जो भी नॉस्टल खुला हुआ है, जो भी नॉस्टल चल रहा है, यानी ऐसे देखा आपने कहा लेफ्ट नॉस्टल चल रहा है, लेफ्ट करवट हो जाइए और लेफ्ट तरफ से ही, मतलब अपन को उठना है और सबसे पहले वही पैर जमीन पर रखना है। इसका पूरा एक सिद्धांत अलग है वास्तु उसका स्वर विज्ञान का, बट इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। उठते समय अपने स्वर का ध्यान रखना और सबसे पहले वही पैर सबसे पहले रखना, पहला काम। दूसरा काम, जब भी घर से बाहर निकलो तो जो नॉस्टल चल रहा है उसी पैर को सबसे पहले बाहर रखना है। घर के बाहर कौन सा पैर रखना है? जो नॉस्टल आपका खुला हुआ है। अगर लेफ्ट खुला हुआ है तो लेफ्ट पैर को बाहर रखिए, और राइट खुला हुआ है तो राइट को आपको बाहर रखना है। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उस समय भी ऐसे श्वास को अंदर खींच के अपनी इच्छा को होल्ड करके काम कीजिए, है ना। ये चीजें कुछ धीरे धीरे और भी आपको आती चली जाएंगी, बट स्वर के साथ में भी अपने दिन की शुरुआत आपको करना आना चाहिए। वास्तुशास्त्री को सारी चीजें आना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग और भी चर्चा करें। हरी जी कुछ पूछ रहे हो आप? हाँ जी सर। सर आपने एक बीच में क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्थ ऊंचा हो साउथ वाला, ऐसा जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कि नॉर्थ ऊंचे प्लॉट्स की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, नगरों की भी, ऐसी बताए थे आप। मैंने ये कहा था एनालिसिस करो। हाँ, एनालिसिस करने के लिए कहा था। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे क्या हुआ, जब जब हम छोटे थे तब तो सर हमारे यहाँ साउथ ऊंचा था। उस समय सारे घर जो नॉर्थ फेसिंग थे तो ऊंचाई पे बने हुए थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ यहाँ पे कि रोड करीब 2 मीटर तक ऊंची हुई, तो जो घर थे, जो कॉलोनियां थी, अब साउथ की तरफ ढलान होती चली गई, घर भी सारे नीचे की तरफ होते चले गए। तो एक तरीके से नॉर्थ ऊंचा हो गया अधिकतर जगह जहां पे हमें रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं। तो इससे क्या वास्तु पूरा उल्टा हो गया सर? मतलब आप जब पहले थे और आज हैं, एनालिसिस कीजिए। क्या हमारी परेशानी पहले से कुछ बढ़ गई? क्या पहले हम कुछ ज्यादा अच्छे थे, अभी हमें कुछ परेशानियां फील होने लगी व्यापार को लेके या किसी भी चीज को? क्या ऐसा महसूस होता है? एनालिसिस करने की बात है। वास्तु चेंज होता है, वास्तु परिवर्तित भी होता है। सामान्य तौर पे एक नगर का भाग्य होता है, एक कॉलोनी का भाग्य होता है, हमारे घर का भाग्य होता है, और हम उसी चीज को सिलेक्शन करते हैं जो हमारे भाग्य के साथ में जुड़ा होता है, ठीक है। अब आपने क्या बताया कि पहले जब हमने इस नगर में, जब कॉलोनी में घर लिया या जिस जगह हमने घर लिया, वहां पर हमारा साउथ ऊंचा था, नॉर्थ डाउन था। उस समय हमारे लिए सब कुछ बहुत बढ़िया था। और आज क्या हो रहा है कि आज वहां से रोड निकल गई तो वो नॉर्थ का पार्ट ऊंचा हो गया, साउथ का पार्ट नीचा हो गया, यानी अपोजिट स्लोप की बात आप कर रहे हैं। लेकिन घर जब बनाया गया, घर हमने जब बनाया था तो उसका स्लोप तो नालियां जैसी थी वैसी की वैसी ही है ना, उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं ना, उसमें कहाँ कोई परिवर्तन हुआ? वो रोड चौड़ी हुई तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई वो सब। अच्छा, वो सारी चीजें पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई। हाँ, और जो कॉलोनियां हैं वो तो बिल्कुल नीचे ही चली गई, बिल्कुल ढलान पे चली गई कॉलोनियां जितनी थी। और जो घर थे वो भी नीचे दब गए। कुछ बिल्कुल। लोगों ने घर अपने उठा लिए ऊपर,
लेकिन पूरे पूरे ना उठा पाके सिर्फ आगे का हिस्सा उठाया, क्योंकि ताकि पानी घर के अंदर एंटर ना करे। हाँ, तो ऐसा भी कुछ लोगों ने करा है। इसमें एक तलदोष लग जाता है। कई बार जी। हम लोग इस प्रकार के ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो एक तलदोष होता है, वो तलदोष के कारण से फिर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स जीवन में आने भी लगती हैं। कैसे करेंगे उनको ठीक, वो अपन समझेंगे। ओके सर। तो वैसे ऐसी कॉलोनी में घर नहीं लेना चाहिए, मतलब जो अभी फिलहाल जो साउथ की तरफ नीचे चली गई है, ढलान चली गई है। बिल्कुल, देखिए अभी स्लोप की अपन बात करेंगे कि जब भी अगर अपोजिट स्लोप हो जाता है तो उस स्लोप पे हमें अगर घर बनाते हैं तो परेशानियां रहती हैं, है ना। करेंगे उन सब चीजों पे चर्चा, है ना। ओके सर। चलिए, अभी किसी और का क्वेश्चन। विश्वनाथ जी, आपका तो हो चुका है ना। लास्ट क्वेश्चन। बताइए सर। एक्चुअल में यही बात आ रही स्लोप से रिलेटेड कि जैसे घर के बाहर सेफ्टी टैंक सड़क पे बनाते हैं, तो वो क्या घर के लिए प्रॉब्लम करता है? कहाँ पर सेप्टिक टैंक बनाते हैं? घर से बाहर सड़क पर। हाँ, घर से बाहर सड़क पर हो सकता है। तो जोन हमारे किस जोन में आ रहा है वो चीज थोड़ा सा देखना, इस पे फर्क पड़ता है। लगभग सर वो 180 डिग्री से लेके 120 डिग्री के आसपास आता है। 180 डिग्री से 150 के आसपास आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो होता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। उसका ट्रीटमेंट भी आपको बता दें कैसे अपने को सब करना है। सर एक ये क्वेश्चन हो रहा है मेरा कि आजकल बहुत सारी चीजें ऐसे आती है, जैसे हमने वास्तु किया तो कोई कहता है भैया एस्ट्रो वास्तु भी करो, वास्तु अधूरा है, इसके लिए ये एडवांस में जाए। अभी समझो, अभी चलने दो, ठीक है, चीजों को बढ़ने दो आगे। क्या आएगा, कैसा आएगा, अगर आज ही हम सब चीजों को कर लेंगे, है ना, तो अभी मैंने बताया ना पहले भी, जैसे मैंने बताया कि अभी चीजें हम समझ रहे हैं, हम शिशु अवस्था में हैं। अभी से हम कुछ बच्चे ऐसे, कुछ स्टूडेंट्स इसमें ऐसे हैं जो जिनको वास्तु का ए भी नहीं, मतलब ABCD बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सीख चुके हैं, मास्टर हैं, परफेक्ट हैं। अब अगर वो क्वेश्चंस को इस प्रकार से रेज करेंगे तो निश्चित रूप से जो नए बच्चे हैं उनको परेशानी आएगी। मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन वो पूछो जो आज पढ़ाया गया। अपनी प्रॉब्लम्स को अगर आपने लेके शुरू कर दिया, आप अपनी प्रॉब्लम में ही भटक जाओगे। हमें वास्तु वो सीखना है कि हम अपना तो कर सकें, साथ में दूसरे का भी कर सकें। अगर आप अपना माइंडसेट ये कर लोगे कि मेरा वास्तु मेरा वास्तु मेरा वास्तु, तो आप अपने वास्तु पे ही रह जाओगे। 101% लिख लो, आप दूसरे का वास्तु देख नहीं पाओगे। मैंने पहले कहा, सबसे पहले शुरू में क्या कहा, आपको चीजें वो दिखाई देती हैं जो आपको पता होती हैं। अगर आपने अपना वास्तु दिमाग में घुमाया कि मेरे वास्तु में ये है, मेरे वास्तु में ये है, मेरे वास्तु में ये है, तो दूसरे का वास्तु आपको समझ में आने वाला ही नहीं है। कल के दिन आप वास्तु किसी का कर ही नहीं सकते, 101%। और यही कारण था, मैंने पहले टाइम पे क्या कहा, सबसे पहले क्या कहा कि जो चीजें हमने सीखी हुई हैं, जहां से भी सीखी, चाहे यूट्यूब से सीखी या किसी और का क्लास लिया, 1 मिनट के अंदर भूल जाओ कि मैंने ये चीज सीखा। अभी समझने के लिए जरूरी है कि आप कनेक्ट हो सके क्लास के साथ में। अगर आप कनेक्ट नहीं होंगे और ये आपका अगर चलता रहेगा कि नहीं सर मेरा वास्तु ये दिस वन, परेशानी आएगी। आज क्या पढ़ाया, इस पर फोकस करो, ठीक है। नीलेश सुराना जी। सर जी मैंने पहले कोर्स किया था, सब मुझे पहले लगता था 4.5 या 5 साल पहले मुझे लगता था मुझे काफी नॉलेज है। फिर जैसे मैंने कोर्स सीखना चालू किया तो उसके बाद में मेरे को लगा कि कुछ नहीं आता, तो मैंने टोटल माइंड ब्लैंक कर दिया। अब से जो भी नया कोर्स करता हूँ ना, पहले माइंड ब्लैंक करता हूँ, फिर काम करता हूँ कि भाई क्या सीखना है, नया सीखते जाओ। माइंड ब्लैंक किया तो ही समझ में आएगा कि आगे क्या करना है। कभी भी ये एक प्रोसेस है, जर्नी जो होती है, हमेशा स्टूडेंट बने रहो। इवन जब भी कुछ नया चीज सीखने की आपको मौका मिलता है, उसको कभी मिस मत करो, क्योंकि ये चीज जो होती है ना, वो आपको स्टूडेंट बन के ही प्राप्त हो सकती है। अगर आपने गुरु बनने की कोशिश की, जितना सीखेंगे उतना फायदा है सर। बिल्कुल, आप जैसे जैसे ज्ञान से भरते चले जाते हो, आपको पता लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। वंदना जी, आपको कुछ पूछना नहीं है, सब समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया? वंदना बंसल जी। हाँ जी सर, समझ आ गया है। समझ आ गया है। हाँ जी सर। कश्मीरा जी। सर एक रिक्वेस्ट है, क्लास 8:30 बजे खत्म हो जाए, डिनर का टाइम हो जाता है घर पे। यस, बिल्कुल, कल से हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात का कि अच्छा, दूसरा बात यह है
कि हम 7:15 तक हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, मतलब हमारा 7 बजे क्लास शुरू होगा, 7 बजे से लेके 7:15 तक हमारा क्लास रहेगा, ठीक है। 15 मिनट आप क्वेश्चन आंसर के लिए मिलेंगे, उस समय हम रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देंगे। जिसको अपना क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन पूछेगा। क्लास कितनी देर चलती है, चलती रहेगी, लेकिन जिसको लेफ्ट करना है वो अपना लेफ्ट करके जा सकता है। यानी 7:15 के बाद में हम कोई नई चीज नहीं देंगे, हम नया कुछ नहीं पढ़ाएंगे। जिसको क्लास लेफ्ट करके जाना है वो जा सकते हैं आराम से। रिकॉर्डिंग ऑफ रहेगी, क्वेश्चन आंसर की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आप विशेष ध्यान रखें। मैंने आपको आज बता दिया, आज पहला दिन है तो हमने कोई बात नहीं किया, मतलब मेरा क्लास लेक्चर उतना ही रिकॉर्ड होगा जितना मैंने पढ़ा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम कल से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मंडे से। क्लियर है? तो और उसके बाद में क्लास जब तक चलता रहेगा, और जिसको लेफ्ट करना है वो लेफ्ट करके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई वंदना जी? हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मंडे को पुनः मुलाकात होगी और हम इसको डिटेलिंग के साथ में कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। सभी के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र। जय जय। सर मेडिटेशन ऑडियो भेज दें। हाँ मैं डाल देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जय जय।